ever stake your career or your self development because that person is not appreciating it. अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो आपकी लाइफ में आपको ये सिखाने आता है कि दिस इज़ व्हाट हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलरेडी. उनके लिए एलियन कॉन्सेप्ट है. हमें तो प्राइवेसी मिली नहीं, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. पापा मम्मी बहुत लेट तक मुझे बाहर नहीं रहने देते. 28 ईयर्स ओल्ड हो गई थी तब की बात बता रही हूँ. आजकल कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कैमरा पे शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाट लाइक हमने तो भाई पढ़ाई करी है. आप कौन हो जो कैमरे पे आ गए? मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन के लिए एलिजिबिलिटी रहती है. अगर बहुत मतलब समवन वाज एन इडियट और अ डम, मैं आई कैन नॉट टेक इट. मुझे बहुत ही बाकी एंड वहाँ से मेरी लाइफ का रियल स्ट्रगल शुरू हो गया. बिकॉज आई वॉज सो अट्रैक्टेड टू दैट टॉक्सिसिटी कि मुझे कहते ना, आपके आसपास जैसे आप फ्रेंड्स की बात शुरू में बता रहे थे, सबको दिखता है दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, बट आपको नहीं दिखता. आपके आंखों के ऊपर पर्दा आ जाता है. एंड दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 7 years. उसकी वजह से मेरा करियर गया. उसकी वजह से मेरी जो सेल्फ इस्टीम थी वो चली गई. इनसिक्योरिटीज़ जो अंदर थी वो सरफेस पे आ गई. एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग माई ओन सेल्फ कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी जो इंसान मुझसे प्यार नहीं कर रहा. When you love that person and he doesn't love you back. कॉलेज हो चुका था ना आपका? कॉलेज हो चुका था जनरल. हाँ, ये तो 22-23 की बात बता रही हूँ. Now I'm 31. Okay. But 22 की. अच्छा, एज 22. हाँ, एज 22. तो हाँ, इट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 7 years. स्टार्टिंग में नहीं साइन मिलते हमें, वो होता बंदा भी नहीं होता. हाँ, नहीं पता चलता. अगर आप अवेयर हो तो आपको पता लगेगा. जैसे अब मुझे दूर से ही कहते हैं ना, हमारी उम्र में एक झटके में पता लग जाता है. मैं उस वाली स्टेज पे आ गई हूँ कि वो तो छोटे छोटे पैटर्न हैबिट्स होते हैं जो दिखने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये टॉक्सिक. आपको फर्स्ट डे इंसान कैसा है बता देता है. आप देखती नहीं हो. आप मुझे पता चल जाता है. बताओ जरा, हेल्प करो लोगों की. मैं करूँगी. जैसे नहीं, मतलब इन द सेंस कि अगर जैसे ओपिनियनेटेड लड़कियां भी होती है, ओपिनियनेटेड लड़के भी होते हैं. और बाउंड्रीज वाला जो एग्जांपल है कि बाउंड्री सेट करना प्रेफर करते हैं लड़के लड़कियां दोनों करनी चाहिए. और बट इसमें लेकर रिजिड भी हो जाते हैं कि जैसे मैं एक फनी एग्जांपल बताता हूँ. एक लड़का और लड़की पहली बार डेट पे गए थे. तो कॉलेज गए थे बच्चे. तो वो गए, उस लड़की को लड़का मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो वाइब नहीं मैच हुई. तो उसने बात करनी शुरू करी. ऐसे बात चल रही थी. तो वो बोलता है, लड़की बोलती है कि मुझे कैट्स पसंद है. और लड़का बोलता है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद. ठीक है, वो लड़की जब तक ठीक थी, नॉर्मल थी कि चलो ठीक है, हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं. अब वो लड़की कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही थी तो उसने अपनी बहन से फ़ोन करवाया. बोला कि भाई मुझे फ़ोन करके बुला दे. तो बहाना बनाया कि उसके घर में उसकी मॉम की पता नहीं किसी की तबीयत खराब हो गई है. तो उसने बताया कि मेरे घर में तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा. तो बोलता है लड़का कि अगर वो बंदा इतना ज़्यादा पसंद है तो चले जाओ, फिर दोबारा हम बात नहीं करेंगे कभी. और ये पहली डेट थी. अच्छा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय मैं अगर होता उस समय चला जाना चाहिए था. बिकॉज ऐसा कोई बंदा टर्म एंड कंडीशन के साथ बैठा है. हाँ, करेक्ट. बट आजकल ऐसे अब किसी को वो ट्रेड्स अच्छी लग सकती है कि बताओ he respect his self respect है इसके पास, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है. तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि कोई बंदा बाउंड्री सेट कर रहा है, ओपिनियनेटेड है, टॉक्सिक है. इट्स अ मल्टीपल लेयर्स जिसमें हम और या फिर हम ज्यादा सोच रहे हैं. वी माइट बी ओवरथिंकिंग. टॉपिक तो काफी गहरा है. मतलब ऐसे मतलब जैसे आपने कहा लेयर्स हैं. मैं तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर किसी को भी जज कर पाती हूँ. वो ये कि वो इंसान जज करती हूँ तुझे. जजमेंटल तो मैं हूँ, खुल के जजमेंटल हूँ, बट बोलती नहीं हूँ. बट ये कि वो इंसान खुद को कितनी इज्जत दे रहा है और आपको भी उतनी ही इज्जत दे रहा है. हाँ, मतलब जहाँ पे आपने ये बात की ना कि इतना ओपिनियनेटेड या खुद को इतना प्यार कर रहा है कि वो ही इज नॉट गिविंग अ सिंगल एफ. दैट्स नॉट व्हाट इट इज. अगर आप खुद की इतनी इज्जत करते हो ना, तो आप में इतनी समझदारी होगी कि आप उस दूसरे इंसान को भी वही फील कराओ कि हाँ आप भी इम्पोर्टेंट हो. दूसरे को इम्पोर्टेंट फील कराना एक बहुत ही यूनिक ट्रेट है जो सिर्फ समझदार लोगों में ही होता है. तो ईगो और कॉन्फिडेंस को जो ये हम मिक्स कर लेते हैं ना लड़कियां, क्योंकि लड़कियां, मैं तो ये कहती हूँ अगर आप किसी गलत इंसान से अट्रैक्टेड हो ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. वो तो अपना कैरेक्टर लेके चल रहा है, चल रही है.
आप में क्या कमी है जो आप उस रिलेशनशिप में एंटर हुए? जब मैं उस रिलेशनशिप में एंटर हुई, अब मैं सोचती हूँ हाइंडसाइट में, तो यार मुझ में ऐसा क्या कमी थी, या मैं इतनी सेल्फ अवेयर भी नहीं थी कि कोई मेरी बाउंड्री पे स्टेप कर रहा था बार बार। कहते ना, नथिंग एजेस यू मोर देन पीपल रनिंग ऑल ओवर योर बाउंड्री। तो व्हेन ही वाज रनिंग ऑल ओवर माय बाउंड्री, वेयर वाज आई? मेरी कहाँ चली गई थी अवेयरनेस? तो बहुत टाइम तक आप दूसरे को कोसते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, बट सेल्फ अवेयरनेस तब आती है जब आप सोचो यार ये 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, पहले आप सोचो कि आप में क्या कमी है। तो सबसे बड़ा जो आजकल जेनजीज यूज कर रहे हैं टर्म्स, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, एंड समवन्स रेड फ्लैग इज माय ग्रीन फ्लैग, ऐसा कुछ नहीं है। जेनजी से तो सीखो ही मत के प्यार क्या होता है। मैं तो कहूँगी जो ये जेनजी जनरेशन है, इनसे तो कोई एडवाइस मांगो ही मत, क्योंकि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। रिस्पेक्ट के साथ ना एक बिल्कुल लोचा है, वो ये आई वांट टू गिव के उनका एडवाइस सर्टिफिकेट बनना चाहता हूँ मैं। जैसे कोई बंदा रिस्पेक्ट देता है लड़की को, अपनी भी खुद भी है और दे भी रहा है, तो उसमें फ्रेंड जोन होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो क्या सीन है यार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो अभी मेरे लाइफ के कुछ रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं, मैं तो उनको उस सबूतों और उन गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू आर विद द राइट पर्सन, all of this jnana goes into the trash. Right person will make you feel right. Wrong people will make you question everything about you and about the situation. True. और फ्रेंड जोन वाले पे ये भी है कि मैं मतलब शायद आयुषी ने बताया था कि जो फ्रेंड जोन होना होता है वो डे 1 से फ्रेंड जोन हो जाता है। उसको ये नहीं कि उसको डे 10 लगेगा फ्रेंड जोन समझने में। लड़की बताएगी वो उसके दिमाग में है कि भाई तो फ्रेंड जोन है मेरे लिए पहले दिन से। तो दैट्स ट्रू, बट टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट्स, इसको तो आप डिनाई नहीं करोगे ना। मतलब वो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी कॉलेज में, तो उनकी भी एक लाइन होती थी, मैम आपको क्या पता कितनी किकिंग में चेज में कितनी किक होती है। तो मैंने कहा लाइफ में और कोई किक कमी हो गई है जो तुम्हें अब चेजिंग में किक चाहिए? तो व्हाई आर यू चेजिंग? लाइक जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है, जो मुझे नहीं मिल रही है, मैं उसी के पीछे भागूंगी या भागूंगा। यही होती है ना चेजिंग। क्यों भाग रहे हो? मैं तो हर एक इंसान से ये पूछती हूँ जो तुम कर रहे हो उसका वाई बोलो मुझे, वाई आर यू डूइंग इट। और टॉक्सिसिटी के साथ ये भी है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जो लोग टॉक्सिक पीपल के लिए अट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम मिस कर रहे होते हैं, सेल्फ इमेज इश्यूज हैं। या उनको वो रियलाइजेशन नहीं है कि भाई मैं किसके लिए किस हद तक जा रहा हूँ। वो भी है वो ये देखना शुरू कर दे कि भाई ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं, अगर वो बंदा उसके सेल्फ वर्थ हो ना खतरनाक लेवल पे, अगर वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप और इस टाइप के काम कर रहे हो, वो कभी किसी टॉक्सिक बंदे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्योंकि उसे पता है मेरी इतनी तो है औकात, बोलेंगे कि मैं तो इतना हूँ। इसीलिए जो मैं जितने भी रिलेशनशिप्स जिसमें मैं बता रहा था कि सराउंडिंग में रहते हैं लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। किसी को भी कोई टॉक्सिक ऑप्रेस हो रहा है, कोई बंदा टॉक्सिक बंदे से, तो उसको एकदम से नहीं बता पाएगा कि भाई तू अपने लिए कुछ कर, क्योंकि वो इतनी जल्दी होगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। वो अपने ऊपर इतनी जल्दी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ये रियलाइज करना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ये मुझे क्यों दबा रहा है, उसको वो एक्सेप्ट करना। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है टू गेट अट्रैक्टेड टू टॉक्सिक पीपल कि यू फाइंड अ सेंस ऑफ वैलिडेशन इन द एब्सेंस ऑफ देयर वैलिडेशन। जब वो आपको 10 दिन में एक बार वैलिडेशन देते हैं ना कि हाँ आज बता रहा हूँ मैं दैट आई लाइक यू, तो अच्छा लगता है। ओह वाओ, 10,000 बाद मुझे आज दिन पता चला है कि दिस पर्सन आल्सो लाइक्स मी। ये बंदा बता रहा है, ये बंदा बोल रहा है, फिर तो कुछ तो बात होगी यार। वो वैलिडेशन खुद से ही ले लो ना। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से भी कह सकते हो मैं जैसी हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वो अगर आपने सीख लिया जिस दिन, वो लंबी जर्नी है, इतनी ईजी जर्नी नहीं है, बट once how you recovered और when you realize कि ये जो पैटर्न्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, कि these are the patterns which kind of, मतलब वो शुरू में तो नहीं पता चला होगा कि टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, शुरू में तो लगता है कि हाँ इट्स नॉर्मल, सबके साथ ऐसा होता होगा, बट you recognize कि अच्छा ये टॉक्सिक ट्रेट्स थे और इनकी वजह से I started declining in terms कि मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है। तो what are those सिग्नल्स की बात कर रहे हो? वो तो मुझे रिलेशनशिप के चौथे दिन ही दिख गए थे, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट डे ही दिख गए थे। आपने बताया मैं जजमेंटल हूं। मैं फर्स्ट डे ही, मैं जजमेंटल उस टाइम पे नहीं थी। अब जजमेंटल ऐसे नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट आई कैन गेज एनर्जी, आई कैन गेज पीपल कि उनका अंदरूनी इंटरनल क्या मामला चल रहा है। व्हेन एनीबॉडी इज टॉकिंग टू मी, आई कैन गेज द सोल, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट इट। बट
जब मेरी सेल्फ वर्थ मुझे ही नहीं पता थी एंड दैट पर्सन स्टेप्ड ऑन माई बाउंड्री ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ डेटिंग हिम, तब मैं क्यों नहीं बोली? तो अगर आप सिग्नल्स की बात करो तो सिग्नल्स वर कि जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है एंड द अदर पर्सन इज सेइंग नहीं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ ना सही है, अरे करो तो सही यार, वाई नहीं करना है? वो द आइडिया ऑफ सेइंग नो दिस इज नॉट ओके, वो जब आपके मुंह से जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप तो वो रेपिटेटिवली इन द कोई सोचेगा यार इतने 7 years कैसे नहीं पता लगा, बट नहीं पता लगता टिल द टाइम आपके अंदर की वो आत्मा नहीं जगती है ना कि अब मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो वो जगते जगते वो ऐसी, एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम ही होती है ब्रेकअप पैचअप बिकॉज यू ब्रेकअप ऐसे यू नो आलू के भाव में कि आज ब्रेकअप कर रहे हो आज पैचअप कर रहे हो बिकॉज यू कैन नॉट टेक इट बट स्टिल यू वांट इट। वो टॉक्सिसिटी में इस हद तक अट्रैक्शन होती है। बट व्हेन फाइनली लाइक यू नो फास्ट फॉरवर्डिंग इट टू द 7 years ऑफ एंड द वन फाइनल फाइट दैट आई हैड, जहाँ पे मुझे लगा कि from being a regional star to almost being a supermodel to now being at a place where I don't know what I'm doing. People have stopped recognizing me as Divya Mishra used to be. This is not happening. I need to get back, not the career part of it, but I used to be the someone who used to inspire people. Kahan gayi wo Divya? You lose your identity. So that was the day when I was like, this is done and I'm leaving. एंड उसके बाद फिर कोई मुड़ना नहीं था। और 2 साल पहले की बात है, 2022, हाँ 25 चल रहा है ना, हाँ 2 साल हो गए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस है। मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं देती, मैं एम्पावर ज़रूर करती हूँ बट एडवाइस नहीं देती। बट ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जब तक एटलीस्ट फॉर 6 months to 1 year, 6 months तो मिनिमम है, अपने आप को रोमांटिकली कहीं इन्वॉल्व मत करो ऑन पर्पस। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो आपकी लाइफ में आपको ये सिखाने आता है कि दिस इज़ व्हाट हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट डोंट इंटेंशनली ट्राई टू गेट इनटू द डेटिंग सीन बिकॉज फर्स्ट जब तक आप अंदर खुद नहीं फिक्स करोगे ना अपना, तब तक आप वही, क्योंकि वो फैमिलियरिटी जो होती है ना कि हाँ मुझे इस इंसान से उस इंसान की याद आ रही है, जब तक आपको ये फील होता रहेगा तब तक आप गलत लोगों के साथ ही जाओगे। जब आपको लगे कि ये डिफरेंट है कुछ, and you will start appreciating the different part of it. जब तक आप heal नहीं होगे तब तक आप different part of it you will not appreciate it. True. क्योंकि आप खुद ही healthy नहीं हो। जब आप healthy हो जाओगे और appreciate करोगे, this feels healthy, it feels right, that's when you know that you have healed. Right. So इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है, मतलब ये लड़का लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिमाग में सोच रहा था कि ये दोनों के लिए फैक्ट जाता है, मतलब फैक्ट नहीं तो दोनों के लिए एडवाइस जाती है। प्लस ये भी है कि लड़के लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं पर उनके साथ अलग सिचुएशन है कि उनको ये लगता है कि यार मुझे ऐसा बंदा दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। लड़के ऐसा सोचते हैं कि ये जो मतलब मैंने टाइम लगाया, लड़के भी सोचती है कि मैंने टाइम लगाया, इसको साथ इमोशन शेयर किए, फिर मुझे को दोबारा से यही एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और एक एज आती है जब उन्हें दिखना शुरू होता है कि शादी के लिए देख रहे हैं हम इस लड़के को, तो वो वाला झटका, उसके चक्कर में भी लोग टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करते रहते हैं कि वो पीयर प्रेशर होता है या सोसाइटल प्रेशर होता है, लास्ट रिजॉर्ट की तरह से देखते हैं कि यार इतनी ट्यूनिंग है, इतनी वाइब बनती है, सब कुछ फैमिली भी जानती है, फिर बाद में जाके ये होता है कि नहीं चलो अब तो ब्रेकअप हो गया व्हाटएवर। पर इसका एंड गोल, मतलब इसका सोल्यूशन तो यही है कि बंदे जब आपस में अपने साथ खुश रहना शुरू कर देंगे, जब अपने, पर इसमें ना बहुत ही डाइसी सिचुएशन होती है। कभी कभी बंदा दूसरे की खुशी में ऐसा करना शुरू करता तो खुशी में है कि दूसरे बंदे को अच्छा लग रहा है, बट वो धीरे धीरे अपनी लाइट खत्म होती जाती है, लाना शुरू नहीं करता लाइट देने के चक्कर। जैसे हो सकता है कि सामने वाले को कुकीज पसंद है, चॉकलेट पसंद है, और उसको नहीं पसंद, मतलब वो ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हो तो उसे नहीं पसंद हो चॉकलेट्स, पर वो करेगा। पर उसमें भी उसको एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए, मेरे को जो लगता है कि उसको अपना सेल्फ नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल ही ये नहीं बता देना चाहिए कि भाई मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। एटलीस्ट इसको इजहार करे, बताए कि भैया मेरी भी चॉइसेस है, मेरी भी बाउंड्रीज है। लाइक यू दैट्स व्हेन यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज और द वे दैट यू आर। मतलब हिचकिचाना नहीं चाहिए बात बताने में कि मैं कौन हूँ। अभी आई वाज टॉकिंग इन द कार व्हेन आई वाज कमिंग कि आपकी
जो आपने भी बताया था ना, मैरिज के चक्कर में लोग बहुत सारे प्रेशर में आके गलत पार्टनर चूज कर लेते लड़का भी हैं। और लड़की भी। हाँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि सोसाइटी ने ना हमें इस तरीके से एक ढाल दिया है कि हम जो हैं हर चीज़ से एसोसिएटेड है, हमारा काम हो या हमारी एज है या हमारी फैमिली है, उससे हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया। एंड वंस वी स्टार्ट एसोसिएटिंग आवर पर्सनालिटी विद द थिंग्स अराउंड अस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट टू फील कि अरे अच्छा सबकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, या मैं अकेला रह गया, या मैं अकेली रह गई, ऐसे कैसे। बात वो नहीं, बात ये है कि जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो कि यू विल अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ पीपल, तब तक आप बस इसी एनवायरमेंटल भाग दौड़ में फंसे रह जाओगे। यू नीड टू लिटरली स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम, आपकी आइडेंटिटी आपका काम नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपकी फैमिली नहीं है, आपको बनाती ज़रूर है, बट मैं तो कहती हूँ कि 18 साल के बाद जब आप बड़े हो जाते हो ना, फैमिली की वजह से क्या हुआ, कितने ट्रॉमा मिले, मम्मी पापा का ये था वो था, आप यू आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे अब क्या करना है। कोसना, फैमिली को कोसना, माँ बाप को कोसना, मैंने भी बहुत किया, बट एक पॉइंट पे मैंने ना आई जस्ट फॉरगिव देम। लाइफ में हमें ये आ जाती है आगे बढ़ो, इंटेलिजेंस के, भैया कब तक कोसते रहोगे, मतलब देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, कि मैं अगर क्रिप करता रहूँगा बैठ के कि भाई अच्छा यार मेरे साथ बहुत बुरा, हम लोगों को चिढ़ भी लगती है उन लोगों से जो आके बैठ के बस यही विक्टिम बोलते हैं ना, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी, कि भाई मेरे साथ ये हो गया। एक तरीके से हम लोगों को लगता है कि अटेंशन सीकिंग स्ट्रेटजी है कि बताओ आप उसे, बट अगर वो वाकई में उस चीज को मूव ऑन करना चाहता है उस चीज से, तो वो उसको मेंशन नहीं करते। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लोग ऐसे होते हैं जो उस चीजों को मेंशन नहीं करते, उनके साथ बहुत लफड़े चल रहे होते हैं लाइफ। करेक्ट, ये प्रॉब्लम माइंडसेट है ना, प्रॉब्लम माइंडसेट से सॉल्यूशन माइंडसेट की तरफ आओ ना। ट्रू। तो अब आते हैं उधर, अब यहाँ पर आपकी लाइफ में यू आर एट द बॉटम ऑफ योर जो भी एक्सपेक्टेशंस थी अपने आप से, मे बी वर्ल्ड रियलिटी में ऐसा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बट इन योर हेड स्पेस यू आर एट द बॉटम, और फिर दैट्स द टफ कॉल कि आपने कैसे फिर इसको एग्जीक्यूट किया कि ब्रेकअप लेना है, क्या चल रहा था उस वक्त? बस मतलब वो ये जो मैंने आपको बताया, जो फाइनल फाइट हुई, दैट वाज द टाइम कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रिगर करी वो फाइट। ट्रिगर फाइट किसने? ये तो मेरे को याद नहीं है वो फाइट के ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, बट आई रिमेंबर आई हैड अ सीवियर पैनिक अटैक। और तब मुझे एंजाइटी होती थी, और क्योंकि डिप्रेशन जब हुआ तो मुझे डॉक्टर्स ने बहुत सारे टर्म्स भी बताए, तो मैं थोड़ा अवेयर हो गई कि एंजाइटी अलग होती है, पैनिक अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है, बाकी चीज़ें अलग होती हैं, सैडनेस अलग होती है, डिप्रेशन अलग होता है। सैड है तो उसमें डिप्रेस क्यों घूम रहा है? डिप्रेशन इज, प्लीज डोंट यूज दिस टर्म एज इट इज कि यार ऐसे कैजुअली यूज कर लिया, बोल दिया कि आज मैं बहुत डिप्रेस लग रहा हूं, आज मैं बहुत डिप्रेस लग रही हूँ। ये गलत, ये बहुत ही गलत है। तो मुझे पैनिक अटैक आया, एंड पैनिक अटैक आ रहा था तो आई जस्ट सैट डाउन एंड आई हैड वाटर एंड थोड़ा मेरे को संभाला, एंड इट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मैं इस हद तक एक परेशानी में हूँ, या मेरी इमेज क्या है उसके सारे जद्दोजहद में हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं हूँ कौन। एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, वी वर आउटसाइड समवेयर इन नियर द मॉल, एंड आई वाज नॉट इवन इन इंडिया, आई वाज इन नॉर्वे एट दैट टाइम, एंड आई रिमेंबर हैविंग दैट फाइट आउटसाइड अ मॉल, एंड उसके बाद मैं वापस आई जहाँ पे आई वाज स्टेइंग, एंड मैंने अपना सामान बांधा, and I came to Delhi after 2 days only। 2 दिन बाद मैं दिल्ली वापस आ गई थी। तो मतलब यही था कि कहते ना, जब आप सारी चीज़ें हटा देते हो, सारे फिल्टर्स, तो आप अपने दिमाग में एक फ़िल्टर बनाते हो किसी इंसान के लिए कि हाँ ये इंसान आपका, जो इंसान का एक अपना वर्जन होता है, एक आइडियल वर्जन जो होता है, जो आपके दिमाग में होता है कि ये इंसान ऐसा है, जबकि उसकी रियलिटी वैसी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो द मोमेंट दैट फिल्टर इज गॉन, यू सी द रियल पर्सन, कि यार मैंने कितने ऑर्डिनरी इंसान से प्यार किया जो मुझसे फर्स्ट एक तो प्यार ही नहीं करता था, और दूसरा लाइक मैं एक सेंस ऑफ वैलिडेशन उस इंसान में ढूंढ रही थी, जबकि मुझे पूरी करोड़ों जनता ने इतना वैलिडेशन दिया था कि दैट यू आर समवन who knows how to talk to people, who knows how to handle herself on stage or on camera, whatever, जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स पहले मिलते थे। तो बस अपना सामान बांधा, वापस आ गई, और काफ़ी कुछ महीनों के लिए तो आई वाज जॉबलेस, मुझे जॉब नहीं मिल रही। किस ईयर में है हम? दिस इज 2023 जनवरी। शिट, हाँ।
कोरोना भी खत्म हो चुका है अब तो। हाँ। क्योंकि कोरोना में बहुत सारे अकाउंट्स बूम करे थे, हाँ, सोशल मीडिया हाँ। अकाउंट्स। जब मैं उस रिलेशनशिप में गई तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी बिकॉज आई वांटेड टू लाइक बी टुगेदर एंड फाइनेंशियली हेल्प द रिलेशनशिप। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट। तो मैंने 3-4 साल 5 साल बैंगलोर में काम भी किया। आई वाज स्टेइंग इन बैंगलोर। जोशक में भी बताया। जी, मैं बैंगलोर में सीखा था आपने कुछ, क्या सीखा था शायद? लर्निंग एंड corporate, आई वाज लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। तो ये वैसा आपने उस समय ये देख लिया है कि कॉर्पोरेट में कैसे काम करते हैं, कितना हाँ, ऑफिस का काम कैसे किया जाता है, ये सब सीखा मैंने। मुझे मजा, मैं आई एम अ पर्सन ऑफ रूटीन एंड हैबिट। तो आई लाइक द एनवायरनमेंट ऑफ ऑफिस। आई लाइक्ड द वे आई वाज व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब, बट आई वाज नॉट मेंट टू बी इन अ जॉब। आई वाज लाइक आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग एंड ये तो काफ़ी होता। बट 2023 में जब वापस आई और जॉब नहीं मिली बहुत टाइम तक, एंड आई वाज कि मम्मी क्या करूँ मतलब तेरे पे इतने स्किल्स हैं, इतने सारे तू स्किल्स तेरे पास यू होल्ड, ट्राई टू फाइंड अ वे टू वर्क थ्रू दो स्किल्स। And that's when I remember I made my first Instagram video. And that video was about theatrical workouts to speak clearly. मतलब जितना आपकी स्पीच क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ और कम्युनिकेशन खूबसूरत लगेगा। एंड कुछ मैंने बनाए थे वीडियोस 15-20, एंड वन ऑफ दोज वीडियोस वो वायरल चला गया था। इट हैज़ लाइक 3.2 मिलियन, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इन 40 days आई हिट माई फर्स्ट 100K फॉलोअर्स। वो काफ़ी इंस्पायरिंग था क्योंकि वो आई वॉज ओनली होल्डिंग ऑन टू दैट पार्ट के यार कुछ तो मुझे एक साइन मिले, उम्मीद की किरण दिखे कि कुछ तो होगा। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कॉलेज बाय द नेम मास्टर्स यूनियन in Gurgaon, and they were like, would you like to be the communication coach and be the professor and teach students? And like एक पार्ट है जो मैंने शुरू में नहीं बताया आपको, वो ये था कि when I was doing modeling, मैंने जिस इंस्टीट्यूट RK फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी करोल बाग से जहाँ से कैमरा एक्टिंग सीखी है, वहाँ पे मैं एक्टर्स को ट्रेन करती थी फॉर दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पीच क्लैरिटी एंड आर्टिकुलेशन। मेरी आर्टिकुलेशन शुरू से काफ़ी अच्छी रही है, तो वो मैं काफ़ी सिखाती थी वो सब। तो उन्होंने बुलाया वहाँ पे, मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, और दैट्स व्हेन आई गॉट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट माय ओन कोचिंग। तो जब ये सारा रिलेशनशिप का इशू चल रहा था, इन 5 साल मैंने बैंगलोर में काम किया, तो मैंने साथ साथ एक पढ़ाई भी की थी, दैट वाज थ्रू इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन। क्योंकि LND करने के लिए आपको कोचिंग या फिर कुछ ऐसे ट्रेन लेना पड़ता है। तो मैंने ICF से कोचिंग किया था, इट वाज 6 months से लेके 1 year का कुछ कोर्स था। तो वो चीज़ मुझे काम आई। एंड देन बीच में अभी मुझे याद है, जो अभी आप 4 लाख कितने फॉलोअर्स अभी हो गए, ये पिछले सिर्फ 5 या 6 महीने के फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को वो सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी थी जो मैंने, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो स्पीच क्लैरिटी सिखाते हैं, उनको लगा कि मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा अरे मैं नहीं हूँ स्पीच लैंग्वेज। तो आई हैड टू टेक डाउन ऑल द वीडियोस फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड बीच में आई डिड अ वेरी इंटेंसिव थिएटर सर्टिफिकेशन ऑल्सो। अभी जून-जुलाई की बात है, फ्रॉम श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ, तो वहाँ पे मैं चली गई थी। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना, कंटेंट मेरा हो गया, मेरे को नहीं करना। दैट्स व्हेन जब मैं कर रही थी मुझे रियलाइज आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, आई वाज मिसिंग कंटेंट क्रिएशन। तो फिर वापस अपने आप को रीब्रांड किया। आई वाज कम्युनिकेशन कोच दिव्या, नाउ आई एम दिव्या एम्पावर्स। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, आई विल नॉट स्टिक टू ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वांट टू टीच पीपल दैट द आइडिया ऑफ नॉन वर्बल, द आइडिया ऑफ नॉट सेइंग एनीथिंग बट स्टिल सेइंग 1000 वर्ड्स बिफोर विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी वो वाली रील्स आती है जब आप बोलते हो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जब पीपल स्टॉप टेलिंग एनीथिंग और टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। कि वो बंदा जब अगर सुन रहा है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट। तो वो एक रील थी, नथिंग, यू क्रिएटेड सीरीज। हाँ, वो द रीजन आई क्रिएटेड ऑल दीज वाज इंस्पायर्ड बाय दिस ब्रेकअप, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू जिसके साथ ब्रेकअप हुआ, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड टीचिंग मी द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, the importance of communicating what you're feeling. ये सब चीजें हैं। हाँ, क्योंकि अब the thing is, इंडिया में ना people are not aware. कॉम स्किल्स एक छोटू सा सब्जेक्ट रखा हुआ है कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके अलावा कॉम स्किल्स का जो दूसरा जो पार्ट है, वेयर यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो, यू हैव टू लर्न हाउ टू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, you have to learn how to communicate what you are truly feeling. सीधा साधारण भाषा में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जो कि बहुत सिंपल लगता है सुनने में, बट फिर भी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे फील के ज़रूरत ही क्या है,
क्यों बताना है पेरेंट्स को कि बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, क्यों बताना है पेरेंट्स को कि प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक नहीं कम्युनिकेट कर पाई हूँ अपने पेरेंट्स को द आइडिया ऑफ प्रिवेसी। आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई पेरेंट्स, बट उनके लिए एलियन कॉन्सेप्ट है। हमें तो प्रिवेसी मिली नहीं, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो द थिंग इज़ कि जैसे अभी जब बहुत टाइम ऐसा गया था जब पापा मम्मी बहुत लेट तक मुझे बाहर नहीं रहने देते थे। 28 ईयर्स ओल्ड हो गई थी तब की बात बता रही हूँ। मैंने कहा मम्मी अच्छा मैं आपको ये बताओ, अच्छा लगेगा मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँ कि दिव्या की मम्मी नहीं अलाउ कर रही हैं, इतनी बड़ी उम्र हो गई, आपको कैसा, आप मुझे आज मुझे बता दो फाइनल क्या है। या तो मैं ये अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी कि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती, या आप दोनों शांति से सो जाओगे, मुझे चाबी दे दोगी, मैं लाइव लोकेशन सेंड कर दूंगी एंड आराम से हम लोग अपनी जीवन काटेंगे। व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, टेल मी। एंड थोड़ा रोना धोना भी हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन था वो, क्योंकि आई वॉज कम्युनिकेटिंग माई बाउंड्रीज एंड आई वॉज क्राइंग बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज टेलिंग माई पेरेंट्स व्हाट इज़ नॉट ओके फॉर मी, एंड देन दे रियलाइज्ड। बट अभी भी वो सारी डिस्कशन करने के बाद भी नथिंग हैज इम्प्रूव्ड टेक्निकली, धीरे धीरे हो रहा है। पेरेंट्स तो वापस एकदम से वापस अपने पुराने मोड पे चले आते हैं। बट आई थिंक वो ना एक जैसा अभी आपने अगर एक आध बार अच्छा किया है, मतलब अगर आप ऐसा परफॉर्म किया है कि आप गए 4 बजे या मतलब 1-2 बजे लेट गए, चाबी ली और सो गए, और घर वालों ने देखा कि आके बंदी जो बोला था वो कर दिया इसने। नाउ दे आर वेरी कूल, दे आर कूल। बस ये पेरेंट्स को, जब आप भी पेरेंट बनोगे तो आपको लगेगा कि यार हमको लगता है दुनिया जंगल है, और वो हमारा बच्चा बेचारा चाहे बूढ़ा भी हो जाए कितना भी, हमें लगता है यार ये इसको लूटने के लिए बैठे हैं। तो वो एक केयर एस्पेक्ट इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि हम इतनी केयर करते हैं कि हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं। दैट्स ट्रू। मैं ये सोचती हूँ कि कल को जब मैं मम्मी बनूंगी तो हाउ विल आई फील। बट व्हाट आई रियली नीड टू लर्न, एंड एवरी पेरेंट इन द वर्ल्ड नीड टू लर्न, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। वंस द बेबी इज आउट ऑफ योर बॉडी, उसका आपसे अलग होने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। You cannot own your child. जैसे he is out in the world. जब तक उसको आपको केयर करना है, आपको उसे दूध पिलाना है, आपको बड़ा करना है, उसे कर दिया, उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बचा। उसको जो एंड स्पेशली वंस बच्चे जब ठोकर, अब मैंने जितनी समझदार आज के टाइम पे मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं यार दिव्या में तो बहुत चेंज आया है, कितनी समझदार हो गई। अब उन्हें कौन बताए कि ये आपकी प्रोटेक्टिव और आपकी उसकी वजह से नहीं आया है, ये जब ठोकर खाई है ना लड़की ने तब आया है। तो बच्चे को शुरू में अगर थोड़ी सी ठोकर खा, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जब आप मतलब आप मदर बनते हैं, मदर फिगर बनते हैं, तो यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि जो हम बोल रहे हैं ना, जैसा आप बोल रहे हो, वो उसमें थोड़ा थोड़ा हम अपना डाइल्यूट करना शुरू करते हैं कि ठीक है मतलब जा सकते हो खेलने पर बता देना। मतलब वो अटैचमेंट जितना भी हम बाबा साधु बनने की बात करते हैं ना, वो अटैच हो ही नहीं पाते हम, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार वो तो बच्चा है, मैं ही समझा देती, या वो तो बच्चा है उसको तो बताना मेरा फर्ज था, अगर चोट लग भी जाती है और जिम्मेदारी तो मेरी है, मतलब हम उस एस्पेक्ट में अपने आप को सोचना शुरू कर देते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन। बट डीअटैच होता नहीं बंदा, पता नहीं। आई थिंक व्हेन आई विल बिकम अ पेरेंट आई विल गेट टू नो। वी विल सी। मतलब ये मेरे को लगता है कि थोड़ा टफ पड़ता है डीअटैच होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना कि उसके फेलियर्स और उसके अचीवमेंट्स पेरेंट एसोसिएट करते हैं अपने आप से। तो जब एसोसिएट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करेंगे। तो अगर बिल्कुल ही आ जाते, जैसे यूएस में होता है कि जाओ बेटा बाहर रह रहे हैं। अब सोचो ना, अब जैसे आप कह रहे हो कि डिटैचमेंट इतना इजी नहीं है, या इंडियन पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स तो यूएस वाले भी हैं, उनकी इतनी फीलिंग्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जो इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं। वो वैल्यू सिस्टम, तो मतलब आई कैन नॉट टॉक अबाउट पेरेंटिंग बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट, सो आई कैन नॉट, मैं उस बारे में बात नहीं कर सकती। इमेजिनरी वर्ल्ड में हाँ, बस इतना ही है कि अगर यूएस के पेरेंट्स कर पा रहे हैं तो इंडियन पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। और द प्रॉब्लम, मैं क्योंकि काफ़ी चीज़ों से जूझी हूँ इस मामले में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं ना, तो वो तो टेंशन ले ही रहे हैं, लेकिन उनकी एंजाइटी हमारे ऊपर भी ट्रांसफर हो रही है। तो मैं भी अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ क्योंकि आई एम वरीड कि वो वरीड है। तो यार इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट्स नीड टू लर्न, पेरेंट्स की ट्रॉमास, पेरेंट्स के एंजाइटी, हाँ, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होता है, वो बच्चे में जाता है। तो फिर आपने कम्युनिकेशन पे जब काम कर रहे थे, जैसे आपने बाद में फिगर आउट किया कि कम्युनिकेशन भी कुछ है, और आपको पता था कि मैं क्या बोलते हैं उसको, टोनैलिटीज, और जो आपने भी बोला था कि वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा आता था, तो ये
लगता था कि मुझे आता है या फिर कहीं से कुछ ना कुछ सीखा पकड़ा? नहीं, जब तक आई रिमेंबर मेरी कैमरा एक्टिंग की पहली क्लास थी। हाँ। और सेक्शंस में डिवाइडेड थी क्लासेस। तो शुरू में होती थी डिक्शन एंड आर्टिकुलेशन की क्लास, फिर होती थी हमारी मेकअप एंड हेयर क्लास, फिर होती थी डांस क्लास, एक होती थी वो फाइटिंग वाली क्लास, एंड देन फाइनली जो सबसे बड़ा सेक्शन होता था वो एक्टिंग, कि आपको सीन क्रिएट करने हैं एंड सीन्स परफॉर्म करने हैं। इम्प्रोव था? इम्प्रोव तो एक पार्ट होता है बस शुरू का, जब आप इम्प्रोवाइज करते हो कि एक स्टेटमेंट दे दी है एंड यू जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड इमेजिनरी सीन बना देते हो, बट मेनली वॉज टू रिक्रिएट द ओल्ड बॉलीवुड सीन्स। अच्छा। हाँ, तो जब मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे सर ने वो दिया था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होते, एंड आई वाज रिसाइटिंग इट, एंड सर ने मुझसे पूछा आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हो? मैंने कहा नहीं सर, ये तो मेरी पहली क्लास है यहाँ पे। तो बोले अच्छा पढ़ते हो आप तो मैं। एंड आई रिमेंबर जब सब चले जाते थे तो ही यूज्ड टू सिट मेरे साथ कि आई रियली वांट यू टू रिसाइट मोर पोएम्स एंड यू नो जो नज़में होती हैं और बोलो उनको और आप ठीक से और करो, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपकी जो तरीका है बोलने का वो काफ़ी सुंदर है। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आई एम सो गुड एट दिस। नेचुरल रीडर्स होते हैं जो अच्छा नेचुरली। हाँ, और मैं स्कूल में भी ना, मेरा जब मैं कल्चरल कैप्टन थी मैं स्कूल में, तो थॉट ऑफ द डे बोलना या फिर सारे स्पीचेस बोलना वो मेरा ही काम होता था, क्योंकि आई यूज्ड टू लाइक इट। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरी आवाज़, हमने एक छोटी सी मूवी बनाई थी और उसकी आवाज़ को डब किया और मेरी आवाज़ बजी स्टूडियो में। तो विजय सर जो हमें सिखाते थे किसकी आवाज़ है, मैंने कहा सर मेरी आवाज़ है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट मेरी आवाज़ माइक में बहुत अच्छी आती है। तो मुझे शौक चढ़ गया, मुझे तो आरजे बनना है। हाँ। अब तो मुझे तो पार्ट टाइम आरजे बनना ही बनना है। बट हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो बड़े बड़े आरजे थे उन्हें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था। तो दे यूज्ड टू मेक अस द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड फिर फिर कभी मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं मिला। हाथ आजमाया आपने उसमें भी आजमाया। मैं बहुत देर बैठी हूँ नोएडा सिटी सेंटर में इंटरव्यूज़ के लिए, बट कभी ऐसे कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया। मेरे को भी ना मैंने बीटेक करी है, तो बीटेक करने के बाद मेरे को भी शौक चढ़ा था कि यार कि मतलब बात करना तो पसंद था ही मुझे, और आरजेस वगैरह की जो फ्लो थी वो ऐसा लगता था कि यार ये बड़ा एकदम से कुछ भी बोल जाते, पता ही नहीं चलता, सीखना है ये। तो फिर मैंने गूगल करना शुरू किया कि कहाँ बनते हैं आरजे, सब। फिर एक आध इंस्टीट्यूट है, उसमें भी इतना इजी नहीं है कि आप उनको जाओ अप्लाई कर दो, फिर वो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, और फिर उसके बाद भी ये है कि जॉब लगे ना लगे, क्योंकि अगेन आपको पता ही नहीं कि कौन से रेडियो स्टेशन या कहाँ पर क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। और जब इतना छोटा नेटवर्क होता है तो वो वैकेंसीज भी अपने पास ही होल्ड करके रखते हैं। और बाकी वो भी है कि उनका कमर्शलाइजेशन, मतलब पैसे का मनी स्ट्रीम भी नहीं है उनका जो है एड रेवेन्यू है। मेरे पापा जब ही वाज वर्किंग एज अंडर सेक्रेटरी द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसे ही उनकी वो खत्म हुई तो ही गॉट प्लेस्ड एज अ कंसल्टेंट ऑल इंडिया रेडियो में। तो ऑल इंडिया रेडियो में गए और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, पापा मेरा टेस्ट करवाओ, मेरा वॉइस टेस्ट करवाओ। तो ना अमिताभ बच्चन तक भी फेल हो गए थे ऑल इंडिया रेडियो। मैंने कहा मैं तो यही चीज़ हूँ, मैं कहाँ से पास हो जाऊँगी। बट मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया। रिटन एग्ज़ाम में वो इतना बेसिक एग्ज़ाम होता है कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई नाम वाम देख के, बट ऐसी बंच ऑफ पीपल गेट सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन कि किसके ज़्यादा किस चीज़ में आए हैं। तो वहाँ पे भी मैं नहीं आ पाई थी। बट एक दिन मैं पापा के ऑफिस चली गई, एंड बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ मॉडलिंग एंड आई हैव डन सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू एक्टिंग 2018 या 19 की बात है शायद से। तो मैं पापा के ऑफिस गई एंड दे लाइक अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, आओ हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं तो मतलब इतनी शॉक में आ गई कि यार मैं तो यहाँ पे आरजे बनने आई थी और मुझे मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो। वो बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। हुआ क्या हुआ फिर फाइनल इंटरव्यूज कुछ? हाँ, उन्होंने था आई थिंक 12 से 4 वाला शो था। तो तब उन्होंने एक मैम थी, उन्होंने मेरा लिया था इंटरव्यू। तो आप वैसे सुनती हो कुछ, किसी गज़लें नज़में साहित्य सुनते हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत सुनती हूँ। आजकल थोड़ा बंद हो गया है। जिसको फॉलो किया हो एक टाइम पर, ड्रामाज जब आप एक्टिंग स्कूल में थे या फिर जब अभी तक थिएटर में थे, तो किसी को पढ़ते थे? मतलब हाँ, मतलब हमेशा से गुलजार की मैंने पढ़ी है। और आपने वोकैब कैसे सुधारी अपनी? कहते हैं ना कि हिंदी की वोकैब साफ करने के लिए ये एक्सरसाइज करो, ये करो, क्या ऑनेस्टली बोलूँ तो स्कूल टाइम से ही मैंने, मतलब मेरी ज़बान साफ ही रही है। और ये थोड़ा सा मतलब हैविंग अ प्लेन नो एक्सेंट, जैसे हमारे घर में नो एक्सेंट है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस, हम स्ट्रेट बिल्कुल खड़ी हिंदी बोलते हैं।
तो खड़ी हिंदी बोलने के चक्कर में एक्सेंट कोई नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही एक्टर्स के लिए होता था कि उन्हें मदर टंग इन्फ्लुएंस हटाना होता था। बहुत सारे लोग यूपी से आते थे। आई रिमेम्बर एक बड़ा चैलेंज था मेरे को एक बच्चे को सिखाना था, वो स्कूल बोलता था। उनके लिए नॉर्मल है स्कूल, तो मैंने कहा यार इसका स्कूल कैसे निकलवा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ई अंदर बोलो, स्कूल बाहर बोलो, कि ई को आप बोलोगे नहीं, स्कूल को बाहर बोलोगे। एंड देन ही लर्न। और सारे वर्ल्ड के साथ होता है जो ऐसे। हाँ। तो सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो एक्टर्स सबसे पहले अपनी मदर टंग, तो मेरे साथ वो था ही नहीं, मेरी शुरू से ही प्लेन एक्सेंट था। बट जो आवाज़ अभी आप सुन पा रहे हो ये इन्हांस हुई है थ्रू थिएट्रिकल वर्कआउट्स, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पीच क्लैरिटी वर्कआउट्स। तो पहले मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, बट जब से बीच में कुछ ऐसा टाइम था, मैंने 2 साल फुल वॉइस ओवर्स का काम किया है, बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट। तो कैसे वॉइस ओवर्स? तो कुछ जो बड़े बड़े नाम हैं वो है वोडाफोन, इंडिगो, इन फ्लाइट अनाउंसमेंट हिंदी। तो वो पहले से रिकॉर्डेड होती है वो इंडिगो में ना, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन जो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है पहले से। तो उनका हिंदी का इन फ्लाइट अनाउंसमेंट था, वो काफ़ी चला, आई थिंक अराउंड 2 years चला, अब चेंज हो गया। वो था वोडाफोन के टाइम पे, हमारे बचपन के टाइम पे आपको वोडाफोन लव मैसेजेस आते थे। तो उसका IVR होता है एक वॉइस ओवर इंडस्ट्री में, जॉनरा बोलते हैं उसको। एक होता है IVR होता है, कॉर्पोरेट एड्स होते हैं, एक स्टोरी टेलिंग होती है। पता कैसे चल रहा था कि मैं इधर भी जा सकती हूँ? जब मैंने आपको बताया ना मैंने डबिंग में अपनी पहली आवाज़ सुनी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वॉइस ओवर, तब तो पता ही नहीं था कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री भी कुछ होती है। तो फिर मैंने एक माइक का पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन किया था कि माइक के ऊपर कैसे बोलते हैं। आपको जो भी मतलब जो भी कह सकते हैं प्रोफेशन लगता था कि मुझे इसमें कुछ करना है, आप पहले सर्टिफिकेशन की तरफ जाते थे? हाँ, क्योंकि हम ऐसे था ना कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सबसे पहले आप उसकी डिग्री लो। जो हमें ऐसे इनबिल्ट भी किया गया है इनबिल्ट हाँ रहा, हमारे बचपन से ही रहा है। आपके पास एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इसकी पढ़ाई करी है। मुझे सबसे बड़ी इरिटेटिंग चीज़ आजकल ये लगती है कि बहुत सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट फॉर मनी, फॉर फेम या जो भी है। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, मुझे फेमस नहीं होना था। फेमस इज़ माई लाइक एट द बॉटम ऑफ माई प्रायोरिटी लिस्ट राइट नाउ। मैं फेमस थी पहले, मैं अपने ग्रुप में, अपनी आज भी गुजरात जाओगे तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, मतलब आई एम, वो इस लेवल का फेम रहा था। तो फेमस होना मेरे लिए नहीं था। बट जो मैं आज देखती हूँ कंटेंट क्रिएशन में, पीपल हु डोंट नो व्हाट इज़ कैमरा हाइजीन, people who don't know what is mic hygiene, how you have to speak in front of camera, how you have to use the mic, so use sound. अब यार हमारे ज़माने में जो एंकर्स होते थे, न्यूज़ रीडर्स, उनका तरीका लगता था यार मुझे न्यूज़ रीडर की तरह बात करनी है, क्योंकि एक तहजीब, तमीज़, एक डेकोरम था न्यूज़ रीडर्स का। आजकल कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कैमरा पे शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाट, लेकिन हमने तो भाई पढ़ाई करी है। आप कौन है जो कैमरे पे आ गए हैं? एक 4-5 गूगल के शब्द लेके आप कैमरे पे शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, अदरवाइज। अब तो पॉडकास्ट के लिए भी ऐसे टोन मारते हैं ना लोग, कहते हैं कि माइक, उससे कह रहे थे कौन है जो हमारे वो है क्या फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उनसे कह रहे थे कि पॉडकास्ट पे भी टैक्स लगा दो, GST 50% कर दो, कोई भी पॉडकास्ट कर दो। बट हाँ, दैट्स ट्रू कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप सीरियसली कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत तो आप उसके बेसिक्स सीख लो। कुछ तो हाँ, और मेरे को लगता है जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो अलग दिखता है, पता चलता है ना। क्योंकि अगर जैसे जो अनट्रेंड है और ट्रेंड है, उसमें डिफरेंशिएट यही लगता है। जैसे आपके कंटेंट में, अगर मैं आपके कंटेंट और इसी टाइप के डोमेन के कंटेंट को उठाऊं, तो कहीं ना कहीं वो एक अटेंशन ग्रैब करना, एक हुक देना स्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, तो कंसाइज मिलेगा। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, वो उनको मिलता है, मतलब उसमें दिखता है वो। या तो आप एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तब आप वो अपने कंटेंट के साथ ला पाते हैं। तो दैट शोज, बट ऐसा दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट। मैं इसको गलत भी नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, मतलब किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट और वो करना चाहता है, पैशनेट है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको कोई गलत फहमी है, या ये है कि अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो उसको सीख भी ले। प्रॉब्लम ये देखो राहुल, द थिंग इज कि पीपल, उन लोगों की जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वही खत्म हो गई। आजकल व्लॉगर्स फेमस होते हैं, क्यों? क्योंकि द वे दे टॉक एंड द वे थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स लाइक नॉर्मल लाइफ इन हैपनिंग। आई एम आस्किंग द ऑडियंस, व्हाई डू यू वांट टू सी पीपल चेंजिंग अंडरवेयर्स इन देयर होम? राइट।
Like, why are you attracted to that? Get ready with me बोला। गेट रेडी विद मी, ठीक है, गेट रेडी विद यू। ओके, इतने सा डिफरेंस है कि पहले लोग गेट रेडी खुद से होते थे, अब लोग कैमरा को ऑन करके गेट रेडी होते हैं। Why don't you raise the standard when it comes to watching people on camera? Right. The reason we used to have voice over artists, the reason we used to have radio jockeys is because उनकी आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी जब म्यूज़िक सिस्टम पे बजती थी। आजकल किसी की भी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि वॉइस आपकी होनी चाहिए कुछ अच्छी, बात यह है कि थोड़ा सा सीख कर आओ कि कैमरे या कि माइक के ऊपर कैसे बोलना है। और जो बेचारे इस टाइप के कंटेंट के जाल में फंस जाते हैं ना कि गेट रेडी विद मी या फिर जो फैशन हॉल्स बनाती हैं लड़कियां, अब उनका क्या है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है इंटरनेट पे, पर इंटरनेट पे क्या है कि वो ऑडियंस वैसे ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। वही तो मैं कह रही हूँ, फिर वो ऑडियंस एजुकेट होने के बजाय उसको वही चाहिए। हाँ, एजुकेशन नहीं चाहिए। वो इस ट्रैप कंटेंट क्रिएटर जो है वो बनाएगा वैसा जैसा उसको ऑडियंस देखना है, ऑडियंस देखना चाहती है वैसा वाला, और जैसे ही वो कुछ ऐसा सेल्फ एक्सप्रेशन जिसमें उसको वाकई में जिस चीज को दिखाना है वो करती है, तो ऑडियंस बोलती है हमें नहीं देखना, और फिर वहाँ पे वो उसको लगता है यार ट्रैफिक नहीं आ रहा, फाइनेंसेस खराब होने शुरू हो गए, तो फिर से उसको मजबूरन वो करना शुरू करना पड़ता है। बट वहाँ पर ही अगर वो स्टार्ट इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करे कि ठीक है आई विल गिव, मतलब मेरे को ऐसे करना है, गेट रेडी विद मी भी बनाना है, बट आई विल शो जो प्रोडक्ट है, जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको, तो वो बेसिकली या तो उसको एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा या फिर उसको एजुकेशन या सर्टिफिकेशन या किसी एजेंसी। बट मतलब मैं बोलता हूँ हर एक का स्कोप रहता है। अगर आप गलती करके सीखना चाहते हो तो सीखो गलती करके, और फिर से दोबारा रीस्टार्ट करने को भी तैयार हो। फिर जब कम्युनिकेशन की बात आती है, आप वर्कशॉप जब ऐसे वर्कशॉप करते हैं जब हम, तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और लोगों के मन में ये ख्याल रहता होगा हमेशा कि यार जज ना हो जाऊं मैं, और कोई जज कर रहा है मुझे नहीं कर रहा। एक सोशल पीयर प्रेशर, जो पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं ना हम, तो हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए, हमारी वॉइस क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और स्टेज ऐसे नॉर्मल लगना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में। व्हाट हेल्प मी इज कि आपको जो बोलना है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसा बोल रहे हो, आपको जो बोलना है आप उसके लिए ट्रू हो उस चीज़ को लेकर, तो आप बेकार भी दिख रहे हो, गलत भी अटक भी रहे हो, बट यू विल हैव दैट चार्म ऑन यू कि वो बात डिलीवर करेगी, वो लैंड करेगी। अगर आपको जो बात बोलनी है उसमें ही मजा नहीं आ रहा, अगर आप उसमें आपकी खुद की बात में कन्विक्शन, तो फिर आपको वो आप पब्लिक हो, घर में बैठ के शीशे के सामने हो, वो डिलीवर करेगी नहीं। तो व्हाट हेल्प यू और हाउ यू, व्हाट यू सजेस्ट पीपल जो ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है पर मैं अटकता हूँ, तो ऐसे लोगों को ये मेरा जो तरीका है सिखाने का उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। बेसिकली जितने भी लोग फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देते हैं एंड दे लाइक यार आई एम नॉट गुड एट दिस, पहले तो मैं कहूँगी कि 100 बारी प्रेजेंटेशन दो, फिर मेरे पास आओ बोलो कि आई एम नॉट गुड एट दिस। The idea behind becoming a public speaker or someone who's good at delivering and communicating is building the muscle of communication. मैंने कैसे सीखा? मैं I was not good at stage में, I was confident बचपन से कि हाँ मुझे स्टेज पे जाना है, but it doesn't mean कि मैं अच्छी थी बोलने में। बात ये है कि मुझे I remember बचपन में स्कूल में थी ऑन स्टेज हमेशा, फिर जब मेन जो मेरा स्टेज का चैलेंज था जब वो आया, जब हमारी फिल्म को हमें प्रमोट करना था, गुजराती फिल्म, एंड प्रमोशन के चक्कर में दे यूज्ड टू ड्रैग मी ऑन स्टेज की फिल्म के बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था एज एन एक्ट्रेस, ये बताओ वो बताओ। एंड आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन डे गुजराती अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल था, एंड मुझे घसीट दिया, अभी दिव्या तुम्हें इंग्लिश आती है, जाके बताओ क्या करना है, कि कैसे हमारी फिल्म, किसी को ढंग से आती नहीं थी मेरी पूरी क्रू में, भाई तुम ही बताओ इंग्लिश में। And I was struggling, but still I kind of delivered the message कि मूवी दिन काट दिया। हाँ, वो दिन मेरा बड़ा अच्छा था कि आज यार मैंने ना लिटरेचर फेस्टिवल में स्टेज के ऊपर बात की, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, एंड एवरी डे वी आर इन फ्रंट ऑफ मोर देन लाइक 300, 500, 800 पीपल इन कॉलेजेस एंड प्रमोशनल इवेंट्स या जो भी हैं, एंड बिकॉज धकेल दिया गया स्टेज पे तो आ भी गया अपने आप। तो जो मेरी फर्स्ट, जो मैंने अपनी किताब में भी बात की है, वो ये कि कम्युनिकेशन इज नथिंग बट यू बिल्डिंग इट। यू विल नॉट बी गुड एट इट एट द वेरी फर्स्ट गो। फर्स्ट टाइम किसी को ना बोलोगे कांप जाओगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको, इतनी घबराहट होती है उस टाइम पे।
बट 10 बार ही ना बोलोगे, 11वीं बार अपने आप ही कॉन्फिडेंस में बोल दोगे। द प्रॉब्लम इज हमने बहुत बात कर ली है प्रॉब्लम्स के बारे में, मुझे ये नहीं आता, मैं स्टेज पे अच्छा नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं होता, मेरे को वो नहीं होता। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई आपने काम क्या किया है इसको बेटर करने के लिए? सिर्फ सवाल पूछने से तो ना सीख जाओगे, पहले ये बताओ कि काम क्या किया है सीख करने के लिए। स्टेज पे बेटर बनना चाहते हो, एटलीस्ट महीने में 4 बार स्टेज पे जाओ, ओपन माइक्स होते हैं वहाँ जाओ, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करो, पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करो, बुक क्लब्स ज्वाइन करो, लोगों के बीच में जाओगे तभी तो लोगों से बात कर पाओगे। सो मेरा तो यही फंडा है, देयर इज नो अदर वे टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स बट टू एक्चुअली स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। और लोग वो इनोवेशन कैसे निकलेगा अगर आप मुझसे पूछोगे फर्स्ट टाइम, वो आपको उस टाइम पे जब डू एंड डाई सिचुएशन होती है ना कि आज तो मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, प्रेजेंटेशन देनी है, जब हो जाती है तो बड़ा मजा आ जाता है कि हाँ मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन होगी। बट द प्रॉब्लम इज कि कम्युनिकेशन को माइंडफुलनेस, सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस फॉर द लास्ट 2 years। अभी आपसे बात करते हुए भी मैं इतनी माइंडफुल और इतनी इन द मोमेंट हूँ कि मेरे आसपास क्या है, मैं ब्लर ही हो जाती हूँ, आसपास बिल्कुल ब्लर हो जाती हूँ। तो अगर इंस्टेड ऑफ यू थिंकिंग चेंज द माइंडसेट कि मुझे बस प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन एंजॉय करनी है, आई वॉन्ट टू बी इन द मोमेंट व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग इट, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग। क्या होता है कि यार मुझे वो बात करनी है, बस जिस दिन बात खत्म हो जाएगी ना उस दिन मुझे स्ट्रेस फ्री फील होगा। नहीं, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे मजे करने हैं। यू हैव टू बी इन द मोमेंट टू एक्चुअली गो थ्रू दैट मोमेंट। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जनरली काम खत्म करने की सोचते हैं कि हो जाएगा आगे बढ़ो बाय, है ना। तो वो इस पे ये भी एक है, जैसे प्रेजेंटेशन के टाइम पर अगर किसी को आज़ादी दे दो ना कि आपको किसी भी चीज़ पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो जनरली लोग स्ट्रगल करते हैं, गूगल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी ऐसा ही था कि मेरे को बोला कि आप प्रेजेंटेशन देनी है आपको। मैं ये BBC करके ब्रिटिश काउंसिल करके वो है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का इशू है या फिर मैं बोल नहीं पाता बाहर, तो उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन देनी है आपको। अब मैं सोच रहा हूँ कि किस पे दूँ यार। हमने बचपन में सीखा है कि भारत पे दे देते हैं, मतलब जैसे निबंध लिखते थे वही कि इंडिया पे दे देंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये वो। फिर मेरे को हिट हुआ कि इन सब चीज़ों पे जाने से अच्छा है कि अपने ऊपर दे दो ना प्रेजेंटेशन। तो मैंने स्लाइड बनाई अपने लाइफ के ऊपर, स्लाइड 1 स्लाइड 2, ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट। बोलने में मज़ा आ रहा था और पता है सब कुछ, सब्जेक्ट मैटर तो पूरा पता है, इसमें देखना है क्या है स्लाइड में। तो वो वहाँ से मेरे को लर्निंग हुआ कि आप जरूरी नहीं, जब आपको इतनी आज़ादी है कि आप किसी पे भी बोल सकते हो, तो उस चीज़ पे बोलो ना जिस पे प्यार, वाकई में प्यार है, अपने बारे में बोलो। और किसी को नहीं पसंद अपने बारे में बोलना, तो मैंने वो किया और मुझे वहाँ से मेरा एक वो फियर खत्म हो गया कि, और उसके ऊपर अगर लोग अप्रिशिएट करें, क्योंकि इट्स अ न्यू अप्रोच, क्योंकि लोग वही करके आ रहे थे जब वो मैं सर्च किया कि मेरी पता नहीं इंडिया वगैरह में, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो अलग है। मैंने कहा मुझे हमेशा ना अलग बनने वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है कि बस अलग दिखो। तो वो वाला उस दिन मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई, पब्लिक कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग में अलग दिखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इन्जॉय करना तो वहाँ पर इट हेल्प मी। बट द थिंग विच यू सेड कि अगर आप माइंडफुल हो और इफ़ यू आर एंजॉयिंग इट, हाँ यू माइट, जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो दोनों एस्पेक्ट हमेशा केस में रहेंगे कि आप बुरा करोगे या अच्छा करोगे, बट यू विल नॉट फील कि मैंने जस्टिफाई नहीं, मतलब मैं जस्टिफाइड नहीं कर पाया अपने एफर्ट्स। एक और चीज़ है पब्लिक स्पीकिंग की, इसको भी मैंने काफ़ी एक बात की है अपनी फर्स्ट ही चैप्टर में इन माय बुक, कि लोगों को ये फियर रहता है कि लोग देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी सी मुझे एक फ्रेंड ने स्टोरी सुनाई थी कि जब आप किसी कॉमेडियन को देखने जाते हो तो क्या आप ये सोचते हो कि यार इसका ना एक्ट फेल हो जाए, ये ना कुछ इसका खराब हो जाए मामला, ऐसे तो हम नहीं सोचते। यू हैव पेड फॉर इट, यू वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट। तो जब कोई भी इंसान स्टेज पे आता है ना, तो कोई उसकी हार या उसकी फेलियर के बारे में नहीं सोच रहा होता। लोग सिर्फ आपको इसलिए देख रहे होते हैं बिकॉज आप स्टेज पे खड़े हो, आप पे स्पॉटलाइट है, अदरवाइज नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो जो हम सोचते हैं कि लोग सोच रहे होंगे, कोई कुछ भी नहीं सोच रहा होता। अगर आप इस बात को मास्टर कर लो, फर्स्ट ये कि कोई कुछ नहीं सोच रहा होता है, लोग मुझे देख रहे हैं बिकॉज आई एम ऑन स्टेज विच इज़ वाई पीपल आर लुकिंग एट मी। एंड सेकेंड, स्टेज पे जब आप एनर्जी जो है आसपास की उसको गेज करके और उसके साथ आप फन करने लग जाओगे, वहाँ आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। इवन द बेस्ट ऑफ पब्लिक स्पीकर्स दे गो थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस ऑन स्टेज। कभी कभी एनर्जी अच्छी नहीं होती क्राउड के अंदर, यू लाइक कि अरे यार यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा, बट मज़ा कराना आपके हाथ में है, यू कैन चेंज द एनवायरनमेंट। तो
it's not about public speakers or great public speakers, they don't make mistakes. They just know how to overcome that immediately. And you know, having fun with your embarrassment. मान लो कोई word गलत बोल दिया है, अरे यार गलत बोल दिया, sorry. अब if you know how to handle your embarrassments, that's when you get great at stage. Otherwise you will always make mistakes, some or the other mistake on stage. यार आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, कुछ तो आप गलती करोगे ही करोगे. अगर उसको एड्रेस करोगे ना, अगर उस गलती को, तो you will start losing the guilt out of it. मेरे को कुछ हो गया गलत तो बोल दो कि हाँ हो गया गलत. Exactly. वो घर में आप ये सोचो कि वो ये सोच रहा है कि मतलब फिर लूप में क्यों फंसना है. प्रॉब्लम ये होती है राहुल कि हमने अपने आप को ही बहुत बड़े पेडिस्टल पे रख देते हैं यार. Oh my God, I'm going to be on stage, I have to be perfect. Perfectionism is a myth. इवन वो जब कैमरा फेस, मतलब जब बंदे कैमरा फेस करते हैं, तो अगर हम कैमरा फेस करेंगे तो एक ईज ऑफ कंफर्ट होगा. पर जब हमारे पेरेंट्स करेंगे तो उनको पता है, क्योंकि उनके टाइम पे इतना कैमरा इतना इजीली या सब जगह नहीं था, तो उनको पता है कैमरा होता है फोटोजेनिक बन के बैठना. तो वो कहेंगे कि चल मैं अभी थोड़ा ठीक होके बैठते हूँ या बात करते हैं. अब वो एक कंसेप्ट, जो सेल्फी का कंसेप्ट आ गया है कि कैमरा इतना ही वो है एक्सेसिबल है कि लोग कहीं भी सेल्फी ले लेते हैं. तो that helps and that somehow breaks the parameter parents के लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी एक नया लर्निंग है कि सेल्फी. But हाँ, it gives the comfort कि अगर आप start, तो आपने क्या किया जब कैमरा से पहली बार फेस किया, तो how you get used to of your surrounding. वो मतलब मेरे साथ ये मेरा एक काफ़ी, मुझे जब मैं कैमरा पे फर्स्ट टाइम सीन परफॉर्म कर रही थी स्कूल में, मतलब एक्टिंग स्कूल में, मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं कैमरे में देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लुकिंग into the eyes of someone. अच्छा. मुझे कैमरा लगता ही नहीं है. I remember हम एक रोमांस का सीन शूट कर रहे थे एंड मैं डायलॉग बोलते बोलते मैं इतनी खो गई कैमरा में, जैसे मैं किसी लोगों को लगा मैं सच में किसी से बात कर रही हूँ. एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम सो नेचुरल कि पता ही नहीं लगने दूंगी मैं किसी को कि मैं कैमरा पे बात कर रही हूँ. तो आई रियलाइज कि ये समथिंग दैट इज ऑलरेडी, इट्स अ गॉड गिफ्ट. कुछ भी नहीं चल रहा होता, गॉड गिफ्ट है ये मेरा. वो तो मैं मतलब वो तो आपको याद करने पड़ते डायलॉग्स. वो मेरा कि हमारे सर ने हमें सिखाया था कि डायलॉग्स को ऐसे रट्टा मत मारो, बट बाय हार्ट लर्न करने की कॉन्सेप्ट क्या है उस डायलॉग का, उसको अच्छा लॉजिक समझो. लॉजिक समझो. वर यू ऐसा वाला एक्टर कि जिसमें आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बोलते हो, या वर यू? नहीं, आई इम्प्रोवाइज अ लॉट. अगर मैंने डायलॉग का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बट वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं. कभी-कभी डायरेक्टर्स को पंगा हो जाता है ना, जो बंदा उसको लिख के आया यार मेरी स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़. हाँ, मतलब ये आपको थोड़ा सा रिहर्सल और जब रीडिंग चल रही होती है तब आपको यू फिगर इट आउट कि कैन आई चेंज इट टू दिस. बिकॉज जैसे अभी हम पार्ट 2 शूट किया ट्विन फ्लेम्स का. ट्विन फ्लेम्स पार्ट 1 वाज अ हिट ऑन यूट्यूब, तो वी हैव शॉट द पार्ट 2. तो कुछ ऐसे था कि जो बिकॉज दे आर ट्विन फ्लेम्स, दे आर वेरी सिमिलर एंड दे यूज एंड दे हैव सेम यू नो सॉन्ग्स दैट दे लाइक एंड वर्ड्स भी ऐसे कुछ एक जैसे बोलते हैं. तो कुछ ऐसा वर्ड था जो मेरे ट्विन फ्लेम ने बोला और मुझे भी वही बोलना था. तो जब मैंने पूछा कि आशीष कैन आई चेंज इट, इज लाइक नो, ये वाला यू कैन नॉट चेंज बिकॉज इसमें हमें दिखाना है कि दोनों सेम ही बातें करते हैं. तो ऐसा होता है दैट देन व्हेन यू कांट चेंज. बट हाँ, अगर बाय हार्ट लर्न कर लोगे तो इजी रहेगा. इतने लंबे लंबे डायलॉग्स भी मैंने 2-2 मिनट में लर्न किए हैं बिकॉज मैं बाय हार्ट पढ़ लेती हूँ. क्या तो ये समझाओ ना, कैसे ब्रेक डाउन कैसे करेंगे किसी भी बड़ी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट को? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. स्टेज पे जाना सभी को रहता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो उसको क्रक्स कैसे निकालें? क्रक्स देखो ऐसा है कि हर चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करो. सबसे पहले कि आप जाते ही 10 मिनट्स में किस बारे में बात कर रहे हो. एंड क्योंकि हम जाते, जैसे प्रेजेंटेशन में तो जाते ही आपको अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, बट इफ़ यू आर ऑन स्टेज एंड इफ़ यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस, तो इंट्रोडक्शन कहते हैं कि शुरू के 10 मिनट स्टेज के प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू के 10 मिनट में आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे मूव करोगे, एक बार इसको जितना रिहर्स कर सकते हो करो. एंड देन लीव द रेस्ट अप टू द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस इन द वे यू मूव अराउंड ऑन स्टेज. 10 मिनट प्रिपरेशन ऑन हाउ यू गोइंग टू बी ऑन स्टेज can solve a lot of problems, because once you are comfortable on stage for good 10 minutes and people are reacting, you are smiling and things are great, that's when the real hit of the stage kick in, like wow, now I'm enjoying being on stage. फिर आपका जो second part है, जो main material है, that you deliver. अब आप अगर पूछ रहे हो कि मैं याद कैसे करती थी, तो ये कि of course मैं 3 parts में पूरे dialogue को divide कर लेती थी. पहले पहला याद किया, फिर उसको बार बार रिहर्स किया, दूसरा याद किया, उसको रिहर्स किया, तीसरा, एंड देन तीनों को क्लब कर दिया. एंड देन पूरा रिहर्स के लिए भी कोई बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं एक्टर की 100 बार पढ़ो स्क्रिप्ट. इंस्टिंक्टिव एक्टर्स और थोड़े से जो टाइम लेने वाले एक्टर्स हैं
उनकी भी एक अलग हाँ, कैटेगरीज क्या होती है। बताओ? आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव। जैसे अगर मुझे किसी ने अभी सीन दिया है तो मैं 15 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब एक्टिंग के टाइम पे जितने जो हमारे नौरसा होते हैं, जो नौरस एक्टिंग के होते हैं, उनको कहते हैं मैंने यहाँ तक लेके आ गई हूँ। अब अगर वो मुझे बोलेगा कि 15 मिनट बाद कोई रोने का सीन है तो आई एम केपेबल इनफ टू क्राई इन 15 मिनट्स। मतलब मेरा ऐसा रहा है हमेशा से। तो बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत रिहर्सल चाहिए होती है, मतलब बार बार को एक्टर के साथ मेरे को थोड़ा इरिटेशन होती है। मैं लाइक क्यों लगता है आपने इतने इजीली आप पता नहीं कर पाए? पता नहीं नेचुरल रहा है। मतलब कहते हैं ना कि you're a- maybe when you were, that's my theory, but maybe when you were alone or when you were having alone time in your at your home or ऐसा so you were in your headspace playing around with emotions, ऐसा लग रहा था आपको कि मैं इमोशंस को सोच रही, मतलब जब आपने थेरेपी करी होगी वो सब, तो उस टाइम पर उसने ऐसा कुछ डिग आउट किया क्या? नहीं वो तो हाँ खैर कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज रहे उसकी वजह से। क्योंकि सिंगल चाइल्ड के पास एक तो रहता है कि उसके पास अपना पर्सनल स्पेस बहुत होता है हाँ। तो खाली समय और कोई डिस्टर्ब करने वाला इंसान नहीं, कोई भाई बहन नहीं जो इरिटेट करे। इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है वो। यस मैं तो हमेशा से ही फैंटेसी वर्ल्ड में रही। मतलब मैं इतनी फिल्मी बच्ची रही हूँ बचपन से कि मेरे दिमाग में बचपन से ही कि वो फिल्मी म्यूजिक बैकग्राउंड चल रहा होता था, मैं कहीं एंट्री ले रही हूँ। एंड आई रिमेंबर मैं इतनी पैशनेट थी टू बिकम लाइक मुझे तो सुपरस्टार बनना है कि इंटरव्यू में मैं कैसे बात करूँगी ना, मैं ये प्रैक्टिस करती थी घर पे बैठ के। तो जैसे ही पापा मम्मी बाहर चले जाते थे मैं बस हवा में हाँ इट्स वेरी नाइस, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मूवी, आई रियली एंजॉयड शूटिंग इट, ऐसे मैं हवा में बात करती थी, बड़ा मज़ा आता था। तो ये चीज़ें मैंने करी हैं। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात है, हाँ आई रिमेंबर जो बहुत बड़े बड़े जो सीन्स थे बॉलीवुड के, उनको लेके मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती रहती थी कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तो टाइम पास तो बहुत किया है मैंने। ये है खतरनाक एक्टिविटी है ये। और इसमें ये भी होता है हमको, मेरे को ना बीच बीच में जब मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोले, गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मैं ये देखता था, ये सोचता था कि मैं बैठे हुए वहां से कैसा दिख रहा हूँ तो अगर वहां पे कोई कैमरा लगा होगा तो मैं क्या सही बैठा हूँ कि नहीं। अब वो हुआ ये इसलिए था क्योंकि फेसबुक का टाइम आया था, फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर डालनी शुरू करी थी, लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो हम अपनी पोज बनाते हैं। और पोज जब भी बना पाएंगे हम कि हम कैमरे में कैसे दिखेंगे। अगर वो पहले से प्लान करेंगे तो दैट वाज अ थिंग देयर कि प्लान करना पड़ेगा पहले, क्योंकि फोन भी अपना नहीं होता, दो जगह भी लाइटिंग वैसी खराब हो जाएगी, तो ऑन द स्पॉट सब कुछ। तो दैट वाज माय थिंग कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि वहां से मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो वो उसके साथ भी, एक्टर के साथ भी होता है कि स्टेज पर मैं कैसा विजुअली कैसे मैं दिख रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक्शंस कैसे दिखा रहा हूँ। तो वर यू thinking in that direction? Of course I was thinking in that direction, but वो चीज़ इतनी जल्दी सॉल्व हो गई बिकॉज इतनी बारी हमारे सर का काम ही होता था कि जब हमारी बैक टू बैक 12 दिन की एक्टिंग की क्लास होती थी तो सर बोलते थे कि आप प्रैक्टिस करो एंड देन गो एंड सी योर सेल्फ इन कैमरा। जितना मॉनिटर पे आप अपने आप को देखोगे आपको पता लगेगा, आपकी वोकल इमेज, आपकी विजुअल इमेज आपको समझ में आएगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई टीच टू माई पीपल जो आते हैं सेशंस में मेरे। एंड मैं उनको ये समझाती हूँ कि आपकी वोकल इमेज और आपकी विजुअल इमेज, आप कैसे दिखते हो लोग, जैसे हम सोचते ही नहीं है उस पर्सपेक्टिव से कि जब मैं बात कर रही होंगी तो मैं कैसी लग रही हूँ, बात कर रहा हूँ तो कैसा लग रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक वर्कआउट है जो मैं बताती हूँ कि यू वीडियो जर्नल एंड यू ट्राई टू सी योरसेल्फ कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी आवाज़ कैसे। बहुत बार होता है कि हम वॉइस नोट्स भेजते हैं, देन लाइक अच्छा मेरी आवाज़ ऐसी आती है क्या, देन यू बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ लिसनिंग टू योरसेल्फ ऑल द टाइम। एंड एक्टर्स के साथ ही बहुत सही होता है बिकॉज दे कीप लिसनिंग टू देमसेल्व्स ऑल द टाइम, दे गेट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द वे दे स्पीक। तो अगर मेरे कम्युनिकेशंस अगर 10% भी लोगों को ठीक ठाक लगते हैं, इट्स ओनली बिकॉज आई हैव बीन एन एक्टर। आपने मॉनिटर किया है, बहुत मॉनिटर किया है, स्कैन किया है कि अच्छा ये हाथ ऐसे रखा है। yes. तो हाउ यू, तो ऐसे कुछ आया था कभी कि मैंने एक्स्ट्रा हाथ मूवमेंट कर दिया तो यार इसको आगे से नहीं करना है, या फिर फोटोज में ऑकवर्ड पोज बना लिए तो हाँ ये बहुत कॉन्शियसनेस होती थी। मुझे याद है हम मिंत्रा के शूट करते थे, मिंत्रा एंड अमेज़न, काफ़ी उनके ना कैटलॉग शूट्स होते थे, तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी होती थी उसमें, बट यू जस्ट हाथों का क्या पोजीशन है, पैरों की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता था। तो विच इज़ वाई आई लर्न द आर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि अगर आप कहीं पे एंटर कर रहे हो और आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी परसीव्ड एज अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग, देन व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने 10 से 11 साल रनवे पे सिर्फ वॉक किया है।
एंड दैट वॉक टॉट मी कि आप कुछ नहीं भी कह सकते थे। वो जब हम वॉक कर रहे होते हैं मॉडल्स में बड़ा एटीट्यूड होता है, हम में कोई एटीट्यूड नहीं होता है। इट्स जस्ट कि जब आप रनवे पे वॉक कर रहे होते हो यू कैन नॉट स्माइल बिकॉज अदरवाइज द अटेंशन विल गो टू योर स्माइल रादर देन द क्लोथ्स। idea is to show off the clothes, to kind of showcase the clothes. इसीलिए मॉडल स्माइल नहीं करते रनवे पे। लोगों को ऐसा लगता है कि एटीट्यूड होता है ना मॉडल में, इसलिए नहीं। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कॉलेज में भी जब फेयरवेल वगैरह होती है तब भी यही बोलते हैं कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, आज के कॉलेज वगैरह में जो होता है फेयरवेल कह रहा हूँ, उसका रीजन ये होता है कि आपने जो पहना है उसके ऊपर ध्यान जाए, आपकी शक्ल पे ना जाए। तो that taught me the idea of sitting straight, the idea of walking straight, not slouching, and making sure कि if you're just sitting only, people will know यार बंदी confident है, क्यों, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, it's just my body, और एक और इसी मतलब लास्ट के 2 सेगमेंट है। पहला कि हाउ टू लुक रिलैक्स और हाउ टू बी रिलैक्स, क्योंकि स्टेज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ पर हमको रिलैक्स दिखना है, नेचुरल दिखना है, बट है तो हम स्टेज पे ना, वी आर परफॉर्मिंग समथिंग। और जो आपने बोला कि 10 मिनट लगते हैं, उस 10 मिनट में बंदा क्या कर रहा है, क्या स्कैन कर रहा है, जिससे वो रिलैक्स भी हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी समझ रहा है और फिर वो अपने ब्रेथ को भी कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, ब्रेथ कंट्रोल इज व्हाट इट इज। तो स्टेज पे जाने से पहले आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हो? आप जैसे कि हमारे 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, वो ही ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रोज़मर्रा की ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन यू ब्रीथ प्रॉपर्ली, व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years of practicing mindfulness and I've realized that जितना ज़्यादा मैंने गहरी सांसें लेनी शुरू की हैं पूरे दिन में, मेरी आवाज़ भी और बेटर हो गई है, क्योंकि आई एम मोस्टली रिलैक्स्ड। मुझे स्ट्रेस होता है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसा नहीं है मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस होते हैं लाइफ के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द पर्सन, तो अच्छा रिलैक्स्ड आवाज़ निकलती है। और रिलैक्स तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को काबू में कर सकते हो स्टेज पे, द ऑपोजिट ही होता है उसका। जिनको पब्लिक स्पीकिंग फियर है वो काबू में तो नहीं होते, बिल्कुल ही आउट ऑफ काबू होते हैं। बट इफ़ यू जस्ट नो हाउ टू जस्ट काइंड ऑफ बी एट नर्वस सिस्टम को आप अगर एक्टिवेट कर दोगे, यू जस्ट 4-7-8 ब्रीदिंग हो गई, या बॉक्स ब्रीदिंग हो गई, इक्वल ब्रीदिंग हो गई, ये सारा आप करोगे, आपको पता लगेगा कि हाँ आई एम रिलैक्स्ड। वंस यू, वो सेल्फ इमेज की भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि आप स्टेज पे खड़े हो, एंड मेरे से लोग मुझसे पूछते हैं मैम लोग जज कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको जजमेंटल आइज से देखूं, मैं आपके बारे में क्या जज कर लूँगी? कुछ चीज़ें बता सकते हो मुझे, मेरे लुक्स, मैं पतला नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में आप नहीं सोचोगे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, जैसे कि इफ़ यू फील यू आर फैट देन ट्राई टू लूज वेट, सोचने से तो वेट कम नहीं होगा ना। तो थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, यू वर्क ऑन देम एंड देन यू फॉरगेट द रेस्ट थिंग्स। उसके ऊपर एक और लेयर भी है कि समटाइम बहुत बार होता है कि आपको बहुत एवरेज लुकिंग बंदा है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ट्रांसमिट होती है इसमें, और जिस तरह से बोलता है इट स्टार्ट, अगर वो 5 है तो 10 लगना शुरू हो जाता है। एक बार जब उसकी एनर्जीज और ऐसे स्प्रेड आउट करता है, वो बोलना शुरू करता है, तो लुक्स मैटर्स अंटिल अनलेस यू स्टार्ट स्पीकिंग। अगर कोई स्मार्ट 10 बंदा है और बोल कर रहा है तो वो बेकार लगना शुरू हो जाएगा। तो वो 10 मिनट या 10 सेकंड तक उसके लुक्स मैटर करते हैं। उसके बाद जब उसका मुंह खुलता है तभी फर्क पड़ता है कि ये कैसा रियल क्या है। और अब जब आपने एक्सप्रेशन बोला था, तो सेल्फ एक्सप्रेशन लड़के लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है, मेरी भी प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग वल्नरेबल साइड नहीं बताते। आपने क्या करते हो, अपनी प्रैक्टिस क्या करते हो, वल्नरेबल साइड को एड्रेस कैसे करते हो? कि मैं लिख लेती हूँ कहीं, या फिर मैं उसको जर्नलिंग करती हूँ, या मैं वॉइस नोट बनाती हूँ, या नहीं किसी के साथ शेयर नहीं करती। एक होता है ना जो हमारे डाउन टाइम, तो हम अपने बता देते हैं कि चलो यार मेरे साथ ये हुआ था, जब हम रिकवर हो जाते हैं तब। जब रिकवर नहीं होते तब तक तो रखे रहते उसे। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो जो आपको लगता है कि यार शील्डेड, जो अपने शील्डेड सीक्रेट्स होते हैं कि यार जैसे अभी हम पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन वो तो हम उनसे लेट गो कर चुके हो कि ठीक है मूव ऑन कर चुके हो, बट जो
आते रहते हैं हमारी लाइफ में लफड़े, उन लफड़ों को सुलझाने के बजाय हम उनको रजिस्टर करते हैं, फिर उनके साथ हम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं उनके साथ? देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 7-8 सालों में ये है कि सप्रेस्ड इमोशन जो है, एक्चुअली इमोशन सप्रेस होता नहीं है। हाँ। जैसा आपको फील हो रहा है, अगर आपने जिसके लिए फील हो रहा है, जिस वजह से फील हो रहा है, आपने उस इंसान से नहीं कहा, कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो उस टाइम तो सप्रेस हो जाएगा, बट वो दूसरे तरीके से बाहर निकलता है। जैसे कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू रियली वांट, तो आपके अंदर एंगर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग एंग्री अबाउट रैंडम स्टफ, कुछ भी। अगर सही अचानक से कहीं पैर भिड़ गया किसी चीज़ में, हाँ। ये क्या हो गया? अच्छा, हाँ। तो बहुत सारी, ये तो मैंने एक बहुत हाइपोथेटिकल छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट यू विल स्टार्ट गेटिंग एंग्री ऑन थिंग्स विच यू हैव नॉट येट गॉट एन एंग्री ऑन। मतलब पहले आप कभी इस पर गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से कि मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड दैट पर्सन इज सो टॉक्सिक इन फ्रंट ऑफ यू, और पीपल हु विल नॉट अंडरस्टैंड यू, तो आप बोलोगे इसको क्या बता के फायदा है, तो समझेगी नहीं है, समझेगा इमोशन टॉलरेंस लेवल आपका कम कर देगा। तो व्हाट आई हैव पर्सनली फेल्ट इन माय लाइफ कि मैं वल्नरेबल शुरू से ही रही हूँ। आई हैव बीन वेरी ऑथेंटिक एंड वल्नरेबल थ्रू आउट माई लाइफ। आई वॉज जस्ट इन द रॉन्ग कंपनी, जिन्होंने मेरी ऑथेंटिसिटी अप्रिशिएट नहीं की। नाउ व्हेन आई एम इन बिटवीन ऑथेंटिक एंड वल्नरेबल पीपल, जो दे ओन देयर वल्नरेबिलिटी, द आइडिया इज टू ओन योर वल्नरेबिलिटी, कि ये नहीं कि कुछ कह दिया यार उसके पता नहीं हो क्या सोचेगा क्या। हाँ। ये जहाँ आपके सेल्फ डाउट वाला आ जाता है ना कि यार मैंने जो कह तो दिया, पर पता नहीं हाउ विल पीपल टेक इट। पहले मैं सोचती थी एक पॉइंट तक, बट आई थिंक इट्स बीन एन ईयर, मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। जो मुझे फील हो रहा है मैं बता रही हूँ यार, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको अग्री करना है करो, नहीं करना आपकी मर्जी है, दैट्स द थिंग। तो वल्नरेबिलिटी सीख नहीं सकते हैं। द आइडिया इज कि यू नीड टू बी इन द कंपनी जो आपको कंफर्टेबल फील कराए विद योर वल्नरेबिलिटी। अगर आपने वल्नरेबिलिटी अभी तक मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया, इट्स ओनली बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट कंपनी, या फिर एक्सप्रेस नहीं करिए। जैसे बहुत सारे आई थिंक 80% 70% लोग होंगे जो अपनी वल्नरेबिलिटीज बताते ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से उनका पाला नहीं पड़ा जो उन्हें फील करवाएं कि यार आप बताओ ना, आप प्लीज शेयर हाउ यू फीलिंग। हाँ, मैंने ये अभी रिसेंट टाइम्स में एक्सपीरियंस किया है जब मैं बाहर आउटडोर सेशंस में होती हूँ। गर्ल्स कम टू मी रैंडमली एंड दे शेयर द डीपेस्ट फियर्स दैट दे हैव विद मी इवन इफ दे डोंट नो। तो मैंने उसको थोड़ा सा फिगर आउट किया कि ऐसे लोग मुझसे आगे क्यों अपने दुख दर्द शेयर कर रहे हैं। And when they start talking to me, I've realized कि people feel a sort of a healing energy from me. अगर कोई uncomfortable कुछ 2 मिनट के लिए होगा भी, but the rest of the 1 hour they'll spend with me, they'll feel very comfortable. तो मैंने कहा कि यार मैं लोगों को comfortable feel करा रही हूँ, इसलिए वो vulnerable हो रहे हैं मेरे साथ। तो जिनके साथ मैं vulnerable थी पहले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि it's actually okay to be vulnerable, उन्होंने वो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो नाउ व्हेन आई एम वल्नरेबल एंड आई एम आल्सो नॉट गिविंग एनी डैम टू एनीवन कि यार मैं जैसी हूँ मैं हूँ यार, एक्सेप्ट करना करो। प्रॉब्लम ये होती है जब आप वल्नरेबल होते हो, यू हैव दिस थिंग कि यार पता नहीं मेरी वल्नरेबिलिटी को मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ना सही यार, अपने साथ रहो। एंड लास्ट टॉपिक जो कि इससे बहुत रिलेट करता है, ऑल द लर्निंग्स व्हिच यू हैड, आई थिंक आपकी बुक आ रही है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहो और क्या सीखने को मिल सकता है, और मे बी व्हाट्स द प्लान? यस, सो बुक आ रही है नेक्स्ट मंथ। एक्चुअली मैं करने तो इसी फरवरी में ही वाली थी, बट आई गॉट सो सिक दिस दिसंबर एंड अंटिल 15 जनवरी कि बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली डिले हो गई। तो बुक का नाम है से इट विद कॉन्फिडेंस, राइट। और उसके अंदर मैंने वही सारी चीज़ें शेयर, मुझे ऐसा लगता है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक के ऊपर थोड़े एडवांस में चले गए हैं। बहुत सारी बुक्स तो हैं, पावर ऑफ नाउ एंड ये ऑल ऑफ दैट, ग्रेट बुक्स, बट इफ़ यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस तभी आप उन बुक्स को इंजॉय कर सकते हो। बट व्हाट आई हैव रिटन इन माई बुक इज बेसिक एज अ 6 कि कोई 6ठी 7वीं का बच्चा स्कूल का होगा ना, वो भी पढ़ के उसमें से कुछ सीख सकता है। तो इसमें बहुत बेसिक बातें हैं
लेकिन आई फील कि इन बेसिक बातों को समझना पहले बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद द लेवल 2 ऑफ योर अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और आई थिंक आपने वो एक्सपीरियंस से भी निकाला होगा जो वर्कशॉप वगैरह। जी बिल्कुल, बहुत सारी मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रिलेटेड टू माय एक्टिंग वर्ल्ड एंड हाउ आई लर्नड कम्युनिकेशन एंड व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे आफ्टर द हार्ट ब्रेक एंड एवरीथिंग आई लर्न हाउ टू से नो। बट उसका एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, हार्ट ब्रेक का एक्सपीरियंस नहीं लिखा, बट आई हैव ट्राइड टीचिंग कि व्हाट रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स। concept wise storytelling मतलब चैप्टर वाइज है, लाइक हाँ, स्टार्टिंग हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंस होता क्या है, बेसिक चीजें अबाउट कॉन्फिडेंस। स्टेजेस काइंड ऑफ किस ऐसे स्टेज, ये अगर कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो इसमें ये रहता है। स्टेज इज अ स्मॉल चैप्टर इन द एंड, लेकिन मेन है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होती है, आप कनेक्शन कैसे बनाते हो किसी से। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बुक में मैंने जिसके बारे में बात की है, जो सब इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम लोग पूरी ज़िंदगी इस बारे में हम बर्बाद कर देते हैं कि यार मैं ना इंटरेस्टिंग बंदा नहीं हूँ इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। बट कम्युनिकेशन इट डजंट वर्क लाइक दैट। इन ऑर्डर टू बिकम इंटरेस्टिंग यू हैव टू बिकम इंटरेस्टेड। वाह क्या बात, दैट्स व्हाट इट इज़। अगर मैं किसी में इंटरेस्टिंग नहीं लूँगी और मैं बोलूँगी हाँ पता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट दूसरे से मैंने कुछ पूछा ही नहीं, अच्छा सर आप भी तो बताओ अपनी। और जनरली उसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है जिसके पास एक्सपीरियंसेस हो और स्टोरीज हो, और अगर वो बात ही नहीं कर रहा और बात सुन ही नहीं रहा किसी की, तो कहाँ से इतने सारे खजाने, इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ले पाएगा। बट दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और एंड कैसे किया आपने उसको, बुक को सम अप किया है मैंने, और ये मेरे कुछ रीसेंट क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम कैनेडा, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर चले गए हैं पढ़ने और जॉब्स करने के लिए। फर्स्टली कम्युनिकेशन तो आता नहीं, दूसरा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन नहीं पता कि जो इंडिया के एटिकेट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, या वो यूएस के नहीं है, कनाडा के नहीं है। तो कुछ बातें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के ऊपर भी हैं। एंड मोस्टली आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू हैव रियल कनेक्शंस, क्योंकि स्टेज पे कैसे बात करनी है वो सब बहुत लोगों ने बहुत बता दिया है। बट व्हाट आई फील उसके लिए ऑलरेडी थिएटर्स हैं। हाँ, थिएटर्स है, आपको स्टेज पे बात करनी है, जाओ, मैंने लिख दिया है कि आपको करना क्या है स्टेज पे बात करने के लिए। बट आई फील वो मैं बुक में नहीं बता सकती। इट्स नॉट समथिंग अगेन कि वो पढ़ने की विद्या नहीं है, वो करने की विद्या है। सो आई वुड डू दैट इन अ वर्कशॉप फिजिकली, बट आई विल नेवर, आई कैन नॉट राइट अबाउट इट। उसके डेल कार्नेगी की बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ लीजिए आप, वो बहुत अच्छी हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। बट या अगर दिव्या मिश्रा का मूवी बनेगी तो उसका नाम क्या होगा? दिव्या मिश्रा और 2 मूवी बनानी है, एक नहीं बनानी है, सब एक पूछते हैं, हम 2 पूछेंगे। आई थिंक वही होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये लंबा टाइटल या ये भी हो सकता है कि पहले तो जॉनर बता दो, क्योंकि आप तो एक्टर उससे फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो, तो आपको तो सारी डिटेल बतानी पड़ेगी अपनी मूवी की कि वो। आप ये पूछ रहे हो ऑटोबायोग्राफी पूछ रहे हो या मेरे ऊपर कोई? आपको जैसी बनानी है, अगर आपको थ्रिलर बनानी है, अपने नेचर के हिसाब से बनानी है, जनरली मैं तो ऑटोबायोग्राफी। मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ रोमांटिक मूवीज से, मतलब जो भी है थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं ऑफ हाउ टू get people interested towards watching me is mostly because I'm a very romantic person in general. तो रोमांस मेरी लाइफ में काफ़ी ठूस के मेरी पर्सनालिटी में भरा है। एक सुपर पावर तो मेरी सुपर पावर है कि मैं बहुत ही अच्छी लिसनर हूँ। नहीं मिले, आगे चाहिए आपको। अब आपको मिले कोई मिले, वो तो आपकी होगी, आपके पास तो बहुत सारी सुपर पावर्स है। ऐसे तो एम्पावर करना भी तो एक सुपर पावर है। कौन सी आगे मिले चाहिए आपको, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइम ट्रैवल, इनविजिबल, उड़ना, ऐसी पता नहीं, ये ऐसी वाली इच्छाएं कुछ टाइम पहले तक होती थी, बट अभी पिछले 6-7 महीने से ऐसे, अभी 11-11 भी होते हैं ना, मैं भी किसी को बता रही थी 11-11 देखने से यार मांगू क्या, सब कुछ तो है। अच्छा 11-11 लाइक यू विश कि कुछ हो जाए आपकी लाइफ में, ऐसा फन वन करने के लिए, माइंड कंट्रोल। ये ट्रैवल ही एक ऐसी चीज है, इफ आई कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। उड़ना नहीं, जस्ट आई डोंट नो, जस्ट ऐसी कुछ है नहीं। और ऑनेस्टली मैं अभी क्रिएट भी नहीं कर पा रही बिकॉज मेरे अंदर कितना पैसा इनफ पैसा है, कितना पैसा इनफ पैसा है। अगर मेरी बात की जाए तो द लाइफस्टाइल वेयर आई कैन ईट हेल्दी, आई कैन स्टे इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, एंड
आई कैन वर्क ऑन माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग. मतलब मेरे लिए मेरी सेल्फ डेवलपमेंट इज़ माई टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ. तो मैं काम से लंबी छुट्टी लेके मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकूँ. उतना पैसा हो मेरे पास कि यार अगर आज एक दिन काम नहीं किया तो कुछ हो नहीं जाएगा. आई विल स्पेंड इनफ ताकि मैं आराम से पढ़ाई करूँ, अपने बारे में चीज़ें सीखूँ, अवेयरनेस के ऊपर काम करूँ. आई एम मोर इनटू दैट. तो दिव्या मिश्रा की सबसे इरिटेटिंग आदत मेरी इरिटेटिंग आदत जो लोग कंप्लेन करते हैं, बहुत बहुत तो नहीं, मतलब हाँ कंप्लेन करते हैं. मेरी मम्मी की एक कंप्लेंट है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है. जैसे कि कुछ नहीं, अभी सुबह ही कुछ ऐसी बात हो रही थी, किसी और की तारीफ कर रही थी वो, और मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि आप तो मेरी मम्मी हो, आपको मेरा साइड लेना चाहिए. तो मम्मी कहती नहीं ऐसे नहीं होता. शी वॉज नॉट टेकिंग माई साइड. तो ऐसी छोटी मोटी बातों पे मुझे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने एंगर इश्यूज पे काम नहीं किया लेकिन पता नहीं, मैं आई कैन नॉट, मम्मी की बात नहीं कर रही मैं, जनरल आपको आइडिया बता रही हूँ. चीज़ें जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं वो है डम्बनेस. अगर कोई मेरे आगे डम एक्ट कर रहा है, नॉट इन अ लाइक इंटेंशनल वे बट अनइंटेंशनल वे, बिकॉज दे आर टेक्निकली डम बोली. मुझे बुद्धू पने से बहुत इरिटेशन है. ठीक है. कि कोई अगर बहुत मतलब समवन वाज एन इडियट और अ डम, मैं आई कैन नॉट टेक इट. मेरे को बहुत गुस्सा आता है. बाकी अच्छा, बाकी आपको मैंने मतलब पूरे पॉडकास्ट पे आप लोग कमेंट कर देना. हाँ. अगर दिव्या मिश्रा ऋतु राठी जैसी लगती है, फ्लाइंग विच की वाइफ, तो प्लीज कमेंट डाउन करना. और मेरे को तो बहुत मजा आया. और लास्ट वाला तो आपने बिल्कुल खतरनाक बताया कि डम लोगों से मुझे मुझे थोड़ी सी दूर रहो प्लीज. आप हाँ. टी शर्ट बनवा लो ना एक, स्टे अवे इफ यू आर. आई कांट टेक डमनेस. वो ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसी वो वाली बात होगी कि ऐसे कैसे बता रही है. कोई कॉमिक हीरो या कुछ ऐसा साइंस फिक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? साइंस फिक्शन? हाँ. या मैं साइंस ली नहीं थी तो मैं तो साइंस में. अरे साइंस फिक्शन मूवीज. अच्छा. मैं मतलब क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखती हूँ. ठीक है. अब तो बट ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं मुझे, होता जो मार्वल जैसे कॉमिक. नहीं मैं हुई नहीं उस तरफ. और फिर व्हाट कंटेंट यू कंज्यूम? मोस्टली रिलेटेड टू अवेयरनेस. अच्छा. मतलब मेरा इस लाइफ का एक यही है कि मैं जितनी ज़्यादा अवेयर हो जाऊँ उतना मेरे लिए. वहाँ पे भी कोई बिग बॉस टाइप का सीन नहीं हो रहा है कि लड़ाई झगड़े? नहीं वो तो मैंने कब के ही बंद कर बड़े हो दिए. गए आप. जब से कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, स्क्रोलिंग बड़े ओवर हो गए आप. बड़ी ज़्यादा. वो कहते हैं ना कि ठोकरें आपको सिखाती तो हैं बट ठोकरें आपको बहुत अच्छा, मैच्योर. एक एडवाइस दे दो आप, जो भी आपकी एज जो जैसे जो स्टेप की सिचुएशन में गुजर रहे हो, उनके लिए अपनी लाइफ से अभी जो आपने सीखा हो वो आगे हम आने वाली जनरेशन को क्या ऐसा कुछ आप मैं तो बस एडवाइस दे दो. पर्सनली बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर समवेयर हु इज़ लाइक 22 और 24 के बीच में हो एंड यू फाइंड समवन जो आपको टेम्प्ररी बटरफ्लाइज दे रहा है बट आपकी मेंटली आपको हेल्दी नहीं फील हो रहा है, बट यू आर स्टिल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, नेवर एवर स्टेक योर करियर और योर सेल्फ डेवलपमेंट बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग इट. तो प्लीज़ बी एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ हु यू आर गोइंग टू डेट. अगर कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही हैं, बट यू आर अलाउइंग दैट पर्सन टू काइंड ऑफ स्टेप इन टू योर वर्ल्ड, वहाँ पे प्लीज़ लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. प्लीज़ लर्न हाउ टू कम्युनिकेट boundaries and learn to say no to the things that you are not okay with. क्योंकि eventually ठीक है चैलेंजेस से आप सीखते हो बट ये एक ऐसी डेंट है ना, हार्ट ब्रेक ऑफ कोर्स इट काइंड ऑफ आपको निखारता भी एक तरीके से. मैं तो काफ़ी निखरी हूँ हार्ट ब्रेक के बाद, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव अ हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. अच्छा, कोई ऐसा आपको ऐसा कोई केस याद है? ये तो हमने बहुत हार्ड हैवी कर दिया, मैं लाइट करके एंड करूँगा. कोई ऐसा केस याद है जो आपको किसी लड़के ने इतना बहुत ही ऐसा कर दिया, ऐसा अब्सर्ड सा प्रपोजल या अप्रोच कराया, जैसे लेटर लिखते थे, लेटर का टाइम होता था, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज, ऐसा कोई मैसेज लिख के भेजा और जिसको आपको लगा हो कि यार क्या लिख दिया? अभी इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो? कहीं भी कभी भी बता सकते हो. हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपने कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, कुछ भी बता सकते हो. हाँ, कॉलेज के टाइम पे ऐसा हुआ था. तो मतलब वही था, मेल ईगो वाली इशू आ गया था कि क्योंकि आई वॉज नॉट इन द जोन. मैं मतलब जब तक मैं इस रिलेशनशिप में नहीं आई थी पहले वाले, उससे पहले आई वॉज अ वेरी करियर गैल काइंड ऑफ कि आई वांट टू बी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप. तो आई वॉज वेरी कि मुझे नहीं जाना है, एंड दैट पर्सन वॉज लाइक नो, आई हैव टू लाइक यू, आई हैव टू लाइक यू, आई वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड.
मैंने मना कर दिया था। तो काफ़ी क्रेजी सीन्स हो गए थे दैट द पर्सन यूज्ड टू कॉल ऑन माई लैंडलाइन एंड घर के नीचे आके खड़े होके धमकियाँ देना और ये सारी चीज़ें करना। काफ़ी वो मेरा थोड़ा कबीर सिंह वाला सीन हो गया था। फिर क्या किया आपने? So, कुछ नहीं, बस मैंने अपने ब्रदर्स को पहले बताया था एंड मतलब मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, हाँ 2 ब्रदर्स हैं, तो उन्होंने पकड़ के पेला था उसको फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लेन करनी पड़ गई थी, मतलब इस हद तक सीन खराब हो गया। देख लीजिए आशिक को ये हो जाता है। But that's tough. काफ़ी और गहरा सीन है, वो इतना बता नहीं ये तो पाऊंगी। हमने लाइट करके इसलिए बताया, बट यार दैट्स टफ, फैमिली के लिए भी टफ है। आप हाँ, इट्स वेरी हरासिंग फॉर एनी गर्ल। तो ठीक है भाई, लड़कों ऐसा मत करना। Yeah. But यार मेरे को बहुत मजा आया। Thank you so much for sharing your life and experience. It's really amazing and maybe आपको people will connect with you, जो भी आज हमने, अगर उनको जानना चाहते हैं maybe, so your new workshop is coming, any update you want to Yes, share? just update ये है कि I'm not sure For कब this तक edit year. होके जाएगी, For this क्योंकि year. first for this year कि if you want to get in touch with me and want to learn from me, there's only one way you can learn from me, is that my one-on-one coaching, because I feel अभी मैंने सिर्फ physical group coaching नहीं शुरू की है, but mostly by the end of this year or by half yearly we will start. But for now, if you want to learn from me, please feel free to connect through my Instagram and you can get the details of the one-on-one coaching that I do. And I'm starting with my empowerment walks in Delhi, where I feel that movement is very important when it comes to your personality. आप बैठे बैठे चीज़ों को नहीं सीख पाओगे या स्क्रॉल करते करते नहीं सीख पाओगे. It's about moving. So while we walk, we will learn mindfulness, because mindfulness is extremely important when it comes to communications. Because if you're not in the moment, you cannot talk. So that's what it is. So 1st February को first walk हो रही है. If you're interested, you feel free to join. Awesome. और आप बोल दो कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? और बहुत मज़ा आया एक्चुअली। जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा नहीं था कि किस बारे में बात करेंगे, बट ऐसे मोटा आइडिया था कि क्या बात करेंगे। बट द मोमेंट वी स्टार्टेड टॉकिंग, आई थिंक इट इज जस्ट बिल्कुल पानी की तरह बहा। सो इट वाज वेरी flowy, it was very relaxing, and it was kind of I think therapeutic in a way for each other. So yeah, it was very fun. Thank you. Awesome. Thank you so much.